आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम आवाज सैनी है और वर्बल मैथ्स बाय आवाज सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसे कि आप लोगों को बोला गया था कि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आप लोगों को मास पॉइंट ज्योमेट्री पे एमपीजी पे एक क्लास दी जाएगी जो आपको बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ को ही पूरा करते हुए मैं आपके सामने क्लास लेके आ रहा हूँ। तो क्लास शुरू होने से पहले कुछ चीज़ें जान लो। तो ज्योमेट्री में आपको पढ़ा ही रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ। अब आप एमपीजी के बारे में जान लीजिए। एमपीजी एक्चुअल में एक टूल है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो जो सिर्फ एमपीजी से ही होगा और किसी चीज से हो नहीं सकता। मतलब अगर आपको ज्योमेट्री के कंसेप्ट से करना है तो वो बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन बशर्ते आपको पूरा का पूरा ज्योमेट्री के हर चीज को पता होना चाहिए। लेकिन एमपीजी क्या करता है, टूल है एक तरीके का जो आपको कई केसेस में बहुत अच्छी लीड दे देता है और आप बहुत क्विकली आंसर निकाल लेते हो। इसमें होता क्या है, इसमें ना आपकी फिजिक्स को, जो साइंस का एक पार्ट है, फिजिक्स को यूज किया गया था। ठीक है, अब सबसे पहले हिस्ट्री जान लो अच्छे से, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। वही वाली बात है कि अगर आपको कुछ चीज शुरू करनी है तो उसके बारे में आपको पहले क्यूरियस होना चाहिए, क्यूरियोसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी और उस चीज को जब जनरेट करोगे तभी आपकी आगे बढ़ेगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये बहुत पुराना टूल है। 1827 में अगस्त ने यूज किया था सबसे पहले। उसके बाद एक दो साइंटिस्ट और आए, कौशी आया और आपका गॉस आया। उन्होंने भी इसमें कुछ सारी चीजें बिल्ड करी, इनबिल्ड करी और बोला कि कई सारी चीजें थी, वो सब पढ़ लेना आप, कुछ नहीं है और हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए। और आगे मैं बात कर रहा हूँ, जो मॉडर्न मास पॉइंट ज्योमेट्री थी वो 1960 में आ गई थी और न्यूयॉर्क हाई स्कूल स्टूडेंट्स के द्वारा। अब आप बोलोगे कि ये क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से कई स्टूडेंट्स को लगता है कि ये सिर्फ 2 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी है और ये इस टीचर ने करी है या इस टीचर ने बनाई है, इन्वेंट करी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने करी होती तो वो आपको पढ़ा नहीं रहा था, वो बहुत बड़े लेवल पे, मतलब इंडिया के बड़े लेवल पे माना जाता वो। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वार्म अप करेंगे। कोई भी चीज अगर हम सीखना चाहते हैं तो उससे पहले वार्म अप करना जरूरी है, ताकि जो आगे हम टर्म्स यूज करना चाहते हैं उसको आप पहले ही समझ लो, क्योंकि बार बार उस टर्म को एक्सप्लेन करना बेकार है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीवियंस क्या होते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, अगर ये मैंने यहां से इस वर्टेक्स से इस पॉइंट को मिला दिया, दूसरे वाली साइड पे, इस साइड पे आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका सीवियन होगा। ठीक है, अब हो सकता है कि ये इस तरीके से हो कि सामने वाली पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करे, सामने वाली साइड को दो पार्ट में डिवाइड करे, तो हम इसको मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन भी एक तरीके का सीवियन होता है। हो सकता है कि एंगल को, ये वाले एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करे, तो हम इसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर मैं यहां से भी ड्रॉ कर रहा हूं तो ये भी सीवियन है, यहां से भी ड्रॉ कर रहा हूं ये भी सीवियन है, यहां से मैंने दो ड्रॉ कर दिए तो ये दोनों सीवियन है। आपने यहां से आपने एक दो तीन ड्रॉ कर दिए वर्टेक्स से, तब भी सीवियंस है। तो सीवियंस का मतलब आपको पता होना चाहिए सीवियंस क्या होते हैं। आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट है एरिया बेस्ड कंसेप्ट। तो एरिया बेस्ड कंसेप्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो, एरिया बेस्ड कंसेप्ट का ऐसा ऐसा सीन है कि एरिया बेस्ड कंसेप्ट ना बहुत ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा मैंसुरेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है। अब चलिए मैं बता देता हूं होता क्या है। देखो, अगर आप सपोज करो, पहली चीज आप ये मान लो कि मैं ट्रायंगल को बेस लेके समझा रहा हूं। हालांकि मैंने आपको जब सीडीएस में एक क्वेश्चन कराया था, जो क्वेश्चन आया था याद दिला देता हूं। पैरेललोग्राम पे क्वेश्चन था और उसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके एक और पैरेललोग्राम बनाया था। तो मैंने, आपको याद है जब मैं सीडीएस का पेपर करा रहा था आपको, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले की बात है, तो उसमें मैंने ये वन ऐसे करके ड्रॉ किया था, ये वन प्रूफ किया था, ये वाला वन आएगा। तो मैंने बोला था कि ये वाला, मतलब ये वाला पूरा पोर्शन भी वन आएगा और ये वाला भी वन आएगा। तो मैंने उसमें आपको एरिया बेस से बताया था और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अगर मैं एक पैरेलल लाइन डाल देता हूं ऐसे, तो इसका और इसका एरिया सेम हो जाएगा। अब ये चीज थी क्या? देखिए, आपको पता है, सपोज करो आप एरिया वन, एरिया टू, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, एरिया वन मतलब हाफ इंटू इसका बेस B1 है, इसका बेस हाइट H1 है। ये आपको पता होना चाहिए। ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, इसका बेस B2 था, इसका हाइट H1 थी, इसका बेस B2 था, हाइट H2 थी। सपोज करो मैंने एक स्पेशल केस बनाया वेयर
वेयर H1 बराबर H2। अब देखो हुआ क्या, अब आप रेशियो निकालो, एरिया 1 और एरिया 2 का रेशियो निकालोगे, देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, H1 से H2 कट जाएगा, तो सीधा सीधा बेस 1 और बेस 2, मतलब जो आपका बेस का रेशियो रहेगा वही आपका एरिया का रेशियो रहेगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो आपने इस तरीके से मान लो दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लग नहीं रही लेकिन मान लो इस तरीके से आपने ट्रायंगल बनाया और आपने इस तरीके से एक और ट्रायंगल बनाया, ठीक है। आपने बोला कि इसका एरिया है वो 75 यूनिट है, ठीक है, और इसका एरिया निकालने को बोला और आपको दे दिया कि ये जो डिस्टेंस है ना ये आपका 5 यूनिट है और ये आपका 2 यूनिट है मान लो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पैरेलल लाइन है तो हाइट तो सेम होगी, तो सिर्फ हाइट मतलब इसकी दोनों की सेम होगी, तो जो एरिया का रेशियो होगा ना इनका दोनों का वो बेस पे डिपेंड करेगा, मतलब बेस पे। अब देखो इसका बेस 5 है, इसका बेस 2 है, तो अगर 5 मैं इसको 5/2 कर देता हूं, कहने का मतलब ये है कि अगर 5 यूनिट की वैल्यू 75 है तो आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, वही आपका आंसर होगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू 75 का मतलब ये कितना आ गया आपका 15, 5 and 5 15, तो ये 30 आ गया, ठीक है। तो ये 30 आना था इसका। तो ये आपका एरिया बेस्ड कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है एमपीजी में, 30 यूनिट। तो ये इसलिए मैं वापस में आपको मैंने समझा दिया थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। अब एक दो चीजें और समझ लो। सपोज कीजिए ये आपकी एक रॉड है, ये मैंने रॉड बनानी है, कोशिश कर रहा हूँ रॉड बनाने की। हाँ मैंने रॉड बना दी एक, आपने ये रॉड बना दी पूरी, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने यहाँ पे सपोज कीजिए आपने यहाँ पे ले लो, यहाँ पे आपने एक यहाँ पे बेस दिया, इसका नाम मैं दे रहा हूँ, मैंने इसको पिवोट बोलूंगा मैं हमेशा, पिवोट, पिवोट पॉइंट, या फिर आप मान लो यहाँ से आप बेस मतलब बेस दे रहे हो। अब आपको इस पे ना बैलेंस करनी है, बैलेंस करनी है। पहली बात तो अगर मिडल से देखो, अगर आपको पूरा का पूरा इस तरीके से आप यहां से पकड़ोगे मिडल से तो वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, रॉड बैलेंस हो जाएगी अगर आप इस तरीके से रखोगे। कई बार आप देखते हो जैसे हम कॉपी घुमाते हैं हाथ पे, तो उसके सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास पे लेकर घुमाते हैं, मतलब पूरा का पूरा सेंटर पे लेके घुमाते हैं। जैसे आपने ऐसे करके, जैसे आप कृष्ण जी का चक्र देखोगे तो सेंटर पे वो इस तरीके से घुमाते हैं। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे बेस है, सपोज करो, अब सपोज करो ये आपका एक इस तरीके से आपके पास एक पेंसिल है, पेंसिल को आपको हाथ पे स्टेबल करना है। तो अगर मिडल में, अगर पेन स्टेबल करना चाहोगे तो मिडल में करोगे तभी होगा ना। लेकिन सपोज करो आपने ये रॉड है ना, आपने सपोज करो इसको पेंसिल मान लिया, पेंसिल है, ठीक है ना, और ये बेस की जगह आपने हाथ से, हैंड से आपको इसको बैलेंस करना है। और आपको ना मैंने बोला कि नहीं यार यहीं पे, इसी पे करके बैलेंस करो। जो आपका ये जो आपने यहीं पे पेन हाथ लगाओ, इसी वाले बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे हाथ लगाओ और इस पेंसिल को बैलेंस करो। तो आप कैसे करोगे, देखो आप क्या करोगे, बोलोगे चलो ठीक है मैं दूसरा हैंड यूज करता हूं। आप ना, आपको पता है ये पूरा पूरा इस तरफ की तरफ झुकेगा, क्योंकि यहां पे मान लो ये डिस्टेंस आपका D2 है, ये पूरा ये डिस्टेंस मान लो D1 है। आपको पता है कि D1 छोटा है D2 से, तो यहां पे मतलब मेरा इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे नीचे आएगा ये, तो आपको यहां पे कुछ मास लगाना पड़ेगा, यहां पे कुछ मास लगाना पड़ेगा। मतलब यहां से अगर आप थोड़ा सा यहां से कुछ मास लगाओगे, मतलब को थोड़ा सा वेट डालोगे, पुश करोगे, तभी तो ये बराबर होने की कोशिश, मतलब तभी तो ये ऊपर आएगा। क्योंकि अगर ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आएगा, ठीक है। डिजिटल है इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा, लेकिन आप समझ जाओगे कि अगर ये इस तरीके से नीचे जा रहा है तो आपको यहां से इस वाले पॉइंट से मास प्रेशर लगाना है तो ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये चीज थी। अब देखो इसका मतलब क्या है कि आपको जो इस टाइम पे मान लो ये मास 1 है, ये यहाँ पे जो लग रहा है ये मास 2 लग रहा है, मान लो यहाँ पे मास 2 लग रहा है, हवा लगा रही है कुछ मास, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मास 1 है वो ग्रेटर होना चाहिए मास 2 से। अब ये तो मैंने आपको वेरिएबल्स की टर्म में बता दिया। सपोज करो आपको मैंने अब दूसरे तरीके से बता रहा हूं, मैं वैल्यूज लेकर बता रहा हूं। मैंने आपको मान लिया, देखो पहली बात तो तसल्ली से पढ़ना चाहते हो तभी इस क्लास को कंटिन्यू करो, अगर जल्दबाजी है तो रहने दो, ठीक है, बंद कर दीजिए। बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है और बहुत तसल्ली से ही समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा ताकि आपको दोबारा कभी लाइफ में इस चीज से प्रॉब्लम ना हो। अब देखो सपोज करो आप ये पेंसिल फिर से है, अब यहाँ पे आपने हाथ लगाया और इसको बैलेंस करने की कोशिश करी, ये पिवट है, ठीक है। ये मान लो ये डिस्टेंस अब की बार आपने बोला 1 है, 1 यूनिट मान लो, सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी अपने मन से मान लेना।
और यहां से मान लो ये 3 यूनिट है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जो अब फिर से क्या होगा, इस तरफ झुकेगा, ये इस तरफ को झुकेगा, इस तरफ को जाएगा ये, तो आपको यहां पे मास लगाना पड़ेगा। जब आपका मास यहां पे 3 यूनिट होगा ना मास, और यहां पे 1 यूनिट होगा, तब ये बैलेंस हो जाएगी, तब ये बैलेंस हो जाएगी। इसी को एक्चुअल में, इसी कंसेप्ट को मास एमपीजी बोला गया, मास पॉइंट ज्योमेट्री बोला गया। मतलब कहने का मतलब ये है, अभी मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, इसको देखने के बाद एक एग्जांपल और ले लो। फिर से आपने पेंसिल ली एक, और आपने कुछ भी मान लो, ये कुछ भी है, ये एक तरह से एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ज्योमेट्री में तो आप लाइन की बात करोगे। मान लो अब इतनी यहां पे ले गए आप, यहां पे ले गए, तो आपने इधर देखो, ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये डिस्टेंस 9 यूनिट है। कहने का मतलब ये कि यहां से यहां तक 9 यूनिट है, यहां से यहां तक 1 यूनिट है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि कौन से जगह पे मास आपका, देखो मैं अभी आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप बता देता हूं एग्जैक्टली, कि अगर ये डिस्टेंस 9 यहां पे है ना, तो दूसरी साइड 9 यूनिट मास लगेगा। ये मास है, बॉक्स में मैं मास लिख रहा हूं, ठीक है। और अगर ये 1 यूनिट डिस्टेंस है यहां पे, तो यहां पे आपका 1 यूनिट मास लगेगा, तब जाके ये बैलेंस हो जाएगी, तब जाके ये बैलेंस हो जाएगी। अब देखिए, ये चीज मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी बता दी। अब मैंने आपको कुछ चीजें और बतानी है कि देखिए, मैंने मास पॉइंट ज्योमेट्री को ना आपके लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी हम एप्लीकेशंस जो हैं वो बाद में करेंगे, पहले आप मास पॉइंट ज्योमेट्री को ढंग से समझ लो। पहला केस, जब सिर्फ सीक्वेंस होती हैं, इसका मैं बना रहा हूं। मान लो कि आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, 3 ट्राइंगल है, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक आपका ये रहा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। मान लो आपने एक सीवेन ऐसे ड्रॉ किया, एक सीवेन ड्रॉ किया, इसमें मैंने 2 सीवेन ड्रॉ कर दिए, इसमें मैंने 3 सीवेन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो जब इस तरीके का केस होगा तो केस 1 है, सिर्फ ओनली सीवेन वाला केस। मैं आपको अभी समझा रहा हूं, इस पे क्वेश्चन करेंगे हम ढंग से। ये तो मेरा हो गया जब सिंपल सा केस है, मतलब मैं इस तरीके से इसको बैलेंस कर दूंगा। अभी मैं समझाता हूँ, ये आपको मैं क्वेश्चन पहचानने की बात कर रहा हूँ। कई लोगों का डाउट आता है कि इसमें एमपीजी लगेगी या नहीं लगेगी, किसमें लगेगी किसमें लगेगी। अब देखो, अगर सीवीएन प्लस ट्रांसवर्सल का केस है, इसमें हम स्प्लिटिंग करते हैं मास की। कैसे करते हैं वो बाद में समझाऊंगा, अभी पहचानो कि किसमें क्या लगेगा। मान लो आपके पास इस तरीके से है, ठीक है, और अगर आपने यहां पे मान लो आपका एक सीवेन है, ये सीवेन है, और मैंने ना ये डॉटेड, मैंने एक ट्रांसवर्सल, मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे ये जो मेरा ये ग्रीन वाला मैंने ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया। तो इसमें क्या, देखो ये तो सीवेन है, मैंने ए बी सी डी ई एफ, मैंने ए एफ तो क्या ले लिया, सीवेन ले लिया, और मैंने डीई ट्रांसवर्सल ले लिया, ट्रांसवर्सल ले लिया। तो जब ये वाला केस होगा ना, तो इस केस में हमारा स्प्लिटिंग ऑफ मास होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अलग तरीके से होंगे। है ये मास पॉइंट ज्योमेट्री का ही पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट क्या होता है, तीसरा पार्ट एक और समझ लो। तीसरा पार्ट होता है जब मैंने, सपोज करो आपने इस तरीके से ये तो 2 सीवेन का मतलब यही बना दिया। सपोज करो आपने यहां पे, ये तो देखो, अब मैं एक चीज बता दूं आपको कि अभी समझ लो, ध्यान से समझ लो, ये तीसरा केस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ये बहुत बढ़िया केस है। कि अगर मैंने एक और यहां पे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, अब देखो आपका एक तो ये पिवट हो गया, मतलब एक तो यहां पे बैलेंस करूंगा मैं, पिवट पॉइंट 1, एक यहां पे पिवट हो गया, पिवट पॉइंट 2। तो जब इस तरीके का 2 वाला आएगा ना, तो भी एक केस है। तो ये 3 केस में आपकी मास पॉइंट ज्योमेट्री होती है, और इसके बाद एप्लीकेशंस होती हैं। तो हम इन 3 केसेस पे काम करते हैं 1 बाय 1, और समझते हैं कि किस तरीके से आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री पे कॉन्कर करना है और उस पर किला फतेह करना है, ठीक है। और जस्ट थोड़ा सा और, कि आपसे लेंथ पूछी जा सकती है, रेशियो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपसे एरिया के टर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। हम तीनों तरीके के क्वेश्चंस पे काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले समझ लो कि है क्या। देखो, सबसे पहले जब सिर्फ एक सीवीएन प्रॉब्लम होगी, देखो
एक्चुअल में जब वन सीवियन प्रॉब्लम होती है ना, उसमें मास पॉइंट ज्योमेट्री की एक्चुअल में जरूरत इतनी होती नहीं है। मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। सपोज कीजिए आपका एक क्वेश्चन है, मैंने ट्रायंगल पहले से बना रखा है, एबीसी एक आपका ट्रायंगल है, ठीक है, और आपका एडी एक सीवियन है। इस तरीके से है कि अब देखो गिवन वाली चीज है, मान लो आपको दे रखा है बीडी 1 यूनिट और आपको दे रखा है सीडी 4 यूनिट, इसको मैं 4 यूनिट कर देता हूं, 4 यूनिट, और आपको दे रखा है एरिया ऑफ एबीसी, पूरे का एरिया दे रखा है 30 यूनिट। तो आपको फाइंड एरिया ऑफ एबी डी, ठीक है। ये एक्चुअल में आपका इसमें क्या है, अगर मेरे को देखो यहां पे देखो, अगर ये मेरे को 1 दे रखा है, ये मेरे को 4 दे रखा है, ठीक है, ये मेरा एक तरह से मैं यहां पे मेरा पिवट हो गया, इसको मैं बैलेंस करूंगा। तो मैं बैलेंस कैसे करूंगा, देखो मैं बैलेंस सीधा सीधा कैसे करूंगा कि इसका इस साइड दूसरी तरफ, मतलब मैंने बताया ना इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पे मेरा जो सी पे जो मास लगेगा वो 1 यूनिट लगेगा, और अगर बी पे जो मास मेरा वो 4 यूनिट लगेगा, अगर मेरा बी पे जो मास है वो 4 यूनिट लगेगा, ठीक है। तो जो मेरा यहाँ पे मिडल में जो मास आएगा ना वो 5 यूनिट आएगा। अब आप बोलोगे कि ये सब कर क्यों रहा हूं, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि वन सीवियन प्रॉब्लम में हम बैलेंसिंग चेक कर सकते हैं, और इसको करने का तरीका बता देता हूँ। अब देखो, अब आपको पता है कि ये मेरा यहाँ, ये मेरा सपोज करो आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब पैरेलल है, हाइट आपकी यही रहेगी, चाहे यहां से देखो यहां से देखो, मतलब अगर आप ए बी डी की बात कर रहे हो तब भी हाइट एच ही रहेगी, मान लो ये एच है। और अगर आप पूरे ए बी सी की बात कर रहे हो या फिर आप ए डी सी की बात कर रहे हो तब भी हाइट ही एच रहेगी। तो सीधा सीधा एरिया बेस रेशियो का हो गया कि मतलब इसकी अगर 1 यूनिट एरिया है तो इस वाले का 4 यूनिट एरिया हो जाएगा। तो कहने का मतलब टोटल 5 यूनिट एरिया की वैल्यू आपको दे रखी है 30, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 6, और 1 यूनिट की वैल्यू ही पूछ रखी थी। तो ये आपको जस्ट हल्का सा थोड़ा सा रिदम में बनाने के लिए। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इन द गिवन फिगर ABC is a triangle in which AD equals to 3CD. E lie on BD. देखो अब आप ध्यान से समझो, पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है वो सारी चीजें लिख लो। इसने दे रखा है कि जो आपका ये जो AD है, मतलब कि अगर मैं लिख रहा हूं कि AD अगर मेरा 3 है, अगर ये 3 है तो CD आपका 1 आ जाएगा। इसने ये दे रखा ना AD बराबर 3CD, मतलब अगर AD अपॉन CD कर दूंगा तो 3:1, तो मतलब अगर ये 3 है तो ये 1 आ गया। और क्या बोल रहा है, E लाई ऑन BD, ठीक है। DE और BE का रेशियो भी दे रखा है, मतलब अगर DE 2 है, मतलब अगर ये 2 है तो ये 1 आ गया, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ ABE और ABC। देखो इसमें भी आपका एरिया बेस होगा, लेकिन मैं आपको अभी पहले मास समझाता हूं। देखो अब यहां पे देखो, अगर मैं ये चीज देखूं, देखो इस टाइप देखूं, यहां पे ये मेरा पिवोट है D, तो यहाँ पे मेरा मास कितना आएगा, इसका अपोजिट, मतलब ये वाला मास यहाँ पे लेकर आएगा, तो यहाँ पे ये 3 आएगा, और यहाँ पे मेरा 1 आना चाहिए, ये मेरा 1 आना चाहिए। और देखो अगर आप यहाँ पे इन दोनों को भी बैलेंस करना चाहते हो, क्योंकि देखो अभी इस वाले में एक सीवियन था, मतलब ABC में एक सीवियन था BD, और अगर मैं ABD में देखता हूं तो AE भी सीवियन है। तो इस केस में देखो यहाँ पे ये अगर 1 है तो यहाँ पे मेरा 1 आना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी सीधी सीधी, अब आप वो समझो कि अगर आप इस दोनों को, मतलब जैसे यहाँ पे रफ में समझ लो, अगर यहाँ पे मेरा मास 1 है, यहाँ पे मेरा मास 3 है, तो जहां पे मेरा पिवट पॉइंट होगा उन पे इन दोनों का सम आएगा 1 + 3 4 आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि जहां पे पिवट होता है वहां पे आपका मास होता है दोनों का सम। तो यहाँ पे मेरा 3 + 1 4 आना चाहिए डी पे आपका मास 4 आना चाहिए, लेकिन ये तो 1 है। तो अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू बी पे कितनी आएगी, 8 आएगी। ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो कि अगर 1 की वैल्यू, देखो अगर यहाँ पे 1 है नहीं, 1 की वैल्यू एक्चुअल में 4 आई मेरी, कैसे, क्योंकि 3 और 1 इनका सम कितना होता है, 4 होता है। तो 2 की वैल्यू दूसरी साइड 8 आएगी। देखो 1 वैल्यू इधर चली गई 4, तो 2 की वैल्यू 8 चली गई। बस अब आप देखो, ये आपको समझाने का तरीका था कि आपको इस तरीके से, मतलब हमें एलसीएम का तरीका होता है एकदम से, क्योंकि अगर डी पॉइंट पे देखूं मैं, डी पॉइंट पे मेरा 1 भी आ रहा था, डी पॉइंट पे मेरा 4 भी आ रहा था, दोनों का एलसीएम कितना है, 4 आएगा।
तो मैंने 4 को प्रेफरेंस देके डी को 4 ही बना लिया, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, अब आप कुछ नहीं है, अब आप देखो एरिया बेस की बात कर रहे हो, अगर यहाँ पे मतलब अगर ये मेरा 1 और 2 है, मान लो मैंने इसको इस पूरे को 1 मान लिया 1 यूनिट, इस पूरे को 2 यूनिट मान लिया, और अगर ये एडी को देखो, अब एडी अगर मेरा 3 है तो एडी की पूरा का पूरा एरिया कितना आ रहा है 3, तो अगर ये पूरा 3 है तो सी डी कितना है 1, तो इस पूरे का 1 आएगा सिर्फ, मतलब बी डी सी का एरिया कितना हो जाएगा 1, अगर ए बी डी का एरिया कितना है 3, तो टोटल ए, अब यहां पे लिखते हैं, अब हम आंसर लिखते हैं, कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अभी एक्चुअल में मास पॉइंट ज्योमेट्री ढंग से शुरू नहीं हुई है, लेकिन आपको उसका बेस बनाने के लिए मेरे को करना ही पड़ा ये कि एबीसी का पूरा एरिया 4 है, और ए बी ई कितना था 1 था ना मेरा, ये 1 था बस, तो ये 1 है, तो अब आपको पता चल गया 1/4 आंसर होना चाहिए। चलिए, तो 1 सीवीएन में कुछ खास होता नहीं है, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए 1 सीवीएन आपको बताया गया है कि 1 सीवीएन प्रॉब्लम में क्या होता है। देखो मैं इस पे काम कर रहा हूं, अभी मैंने आपको 1 ये वाला केस बताया, अब मैं आपको सेकंड में बताऊंगा। सेकंड में कुछ चीजें हैं, और आप एक थ्योरम है उसको भी आप अवॉइड करते हुए एमपीजी अगर ढंग से समझते हो सीधा सीधा वही अप्लाई हो जाएगी। अब 2 सीवीएन प्रॉब्लम है, अब एक्चुअल में आपका समझ में शुरू हो गया आपका एमपीजी। अब आप ढंग से बैठ जाइए, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, पानी वानी पी के बैठो, और सारी चीजें आप कॉपी पेन लेके बैठो, बिल्कुल गर्दन स्ट्रेट करते हुए, कमर स्ट्रेट करते हुए बैठिए, ताकि कंसेप्ट ढंग से समझ में आए। क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपके सामने। इन ट्रायंगल ए बी सी, मान लो ये ए है, ये बी है, ए सी है, मैंने ट्रायंगल पहले से बना रखा है, ठीक है ना। साइड बी सी इज डिवाइडेड बाय डी, मतलब बीसी को डिवाइड करा गया है डी में इन रेशियो 5:2, मतलब लगभग मेरा डी यहां पे है, और ये अगर मेरा 5 है, मतलब बी डी अगर 5 है तो सी डी मेरा 2 है। आगे चलो, बी ए इज डिवाइडेड, बी ए को भी डिवाइड किया ई ने, और 3:4 में, 3:4 में, तो अगर ये 3 है, ई ने किया, और ये 4 हो गया, ठीक है, मैं 3 सीधा लिख देता हूं, ठीक है, कि अगर ये मेरा 3 है तो ये 4 हो गया। अब कहना क्या चाह रहा है, इतना पढ़ लिया। फाइंड द रेशियो इन विच एफ डिवाइड द सीवियंस एडी, एडी को ज्वाइन करने को बोल रहा है, और बोल रहा है कि सीई, मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपने देखो ये यहां पे मान लो ये इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, अगर इसने बोला कि एडी और सीई को ज्वाइन कर ई एफ से, तो अब बोल रहा है कि आपको ई एफ रेशो एफ सी निकालना है एंड डी एफ रेशो एफ ए निकालना है। देखो सबसे पहली बात इसमें आपको पता चल गया कि 2 सीवीएन है, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, कितने सीवीएन है, 2 सीवीएन है, एक आपका एडी है, एक आपका सीई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को यहां पे लगा दूंगा मैं जो आपकी एमपीजी मास पॉइंट ज्योमेट्री। अब देखो मैं शुरुआत कर रहा हूं, किस तरीके से शुरुआत करूं, सबसे पहले आपको ये सोचना है। देखो बी यहां पे इस पॉइंट पे देखो, अगर ये देखो मैंने सबसे पहले मान लिया अगर ये मेरा 4 है, ये मेरा 4 है, तो यहां पे बी पे कितना आएगा मेरा मास, ये इधर चला जाएगा, शुरुआत मैं एरो से कर रहा हूं, यहां पे 4 आ जाएगी। अगर ये 4 है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था ना एमपीजी का कंसेप्ट कि अगर मेरा ई मेरा अगर पिवोट है, ये वाला मेरा पिवोट है, तो ये इस तरफ यहां पे बी वाले पे ज्यादा मास लगेगा तभी बैलेंस होगा। बैलेंस करना है, बैलेंस किसे करना है, बैलेंस हमें करना होता है हमेशा सीवीएंस को, कि सीई को एंड एडी को बैलेंस करना है, ठीक है। अभी मैं एक चीज बताऊंगा आपको, बहुत उससे ना मतलब आपको 2 या 3 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो अगर ऑप्शंस होते हैं, मैंने ऑप्शंस ले नहीं रखे, लेकिन एक चीज बताऊंगा उससे समझ में आएगा। देखो अब देखो अगर ये ए 4 है, मतलब यहां पे मेरा डिस्टेंस 4 था, तो मास इधर 4 लगेगा, और ए पे कितना मास लगेगा 3, ये मास लग गया यहां पे। अब अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ई पे टोटल कितना आएगा, टोटल ई पे टोटल मेरा आ जाएगा 7 आ गया। चलिए अब ये 7 आ गया। अब देखो अब दूसरी तरफ जाओ, ये तो एक साइड की बात थी, अब दूसरी तरफ चले जाते हैं। देखो 2 यूनिट की वैल्यू 4 है, क्योंकि बी पे मास कितना है 4, तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 5 यूनिट की वैल्यू इस तरफ आएगा, मतलब 5 का मास इधर आएगा, तो 2 की वैल्यू 4 मतलब डबल, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,
तो मैं यहाँ पे सी पे लगा रहा हूं 10, और यहाँ पे डी पे कितना आएगा इन दोनों का सम, 4 और 10 का सम, तो यहाँ पे दोनों का सम आ गया 14। देखो आपको बनाते हुए चलना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको ही पता होता है जब आप बनाते हुए चल रहे हो कि किस तरीके से ये आपके कहाँ से शुरुआत हुई कहाँ से नहीं हुई। मैं कोशिश करूंगा कि अब देखो जैसे मैं आपका यहाँ पे इसमें आपका डॉट लगा दिया करूंगा कि यहाँ से शुरू करा, ठीक है, अब आपको समझ में भी आएगा। अब देखो बस अब मुझे बैलेंस करना है कैसे। अब देखो अगर यहाँ पे सी पे कितना मास है 10, ई पे कितना मास है 7, और एफ आपका पिवोट है आपकी बारी। अगर ये मेरा पिवोट है, ये वाला मेरा पिवोट है, तो 7 किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, 7 इस तरफ जाएगा, मतलब एफ सी मेरा 7 यूनिट होना चाहिए। देखो एक रफ में चलो, अगर मैंने इस तरीके से आपको बैलेंस करवाया था, यहाँ पे इसको सीधी लाइन पे कर देते हैं, अगर आपको यहाँ पे ले लो, चलो ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मैंने बैलेंस कराया था, मैंने अगर डिस्टेंस के बजाय आपको अब की बारी आपको मास दे दिया, मैंने बोल दिया ये मास 5 है, ये मास 4 है, तो आप यूनिट निकाल सकते हो कि ये यूनिट इसका अपोजिट, यहाँ पे 4 यूनिट आ जाएगी और यहाँ पे 5 यूनिट आ जाएगा डिस्टेंस। मतलब अगर आपको मास दे रखा है तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, अगर आपको डिस्टेंस दे रखा है तो मास निकाल सकते हो, वाइसा वर्सा है। तो वही चीज है क्या है कि अगर ये 7 दे रखा है तो यहां से मैंने एफ सी निकाल दिया 7 लिख देता हूं 7, और ईएफ कितना निकाल दिया यार, ईएफ कितना होगा, जहां पे सी पे जितना वेट है उतना होगा 10 होगा, तो ये 10, तो ईएफ रेशियो एफ सी कितना आ गया 10/7। अब डीएफ और एफ सी को देख लो। देखो अगर मैं डीएफ की बात करता हूं, यहां पे डीएफ पे कितना मास, अब की बारी फिर से मेरा एफ है, लेकिन मैं एडी को देख रहा हूं, एडी को बैलेंस करेगा एफ पॉइंट, ठीक है ना। तो यहां पे कितना है 3, तो एफ डी कितना आ गया, ये मेरा 3 आ गया ये, और एफ ए कितना आएगा 14 आ जाएगा, तो ये 14 आ गया। तो आपका आंसर 10/7 और 3/14। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट होता है, थोड़ा समझना है, एक बार समझ में आ जाएगा तो बात बन जाएगी। तो ये आपका 10/7 3/14 खत्म क्वेश्चन। एक चीज समझ लो कि जो मेरा टोटल मास, मतलब जो सीवियन पे देखो एफ, क्योंकि एक ही पॉइंट मेरा बैलेंस कर रहा है ना दोनों को, एफ मेरा बैलेंस कर रहा है ईसी को भी और ए डी को भी। तो ईसी का पूरा मास कितना है, अगर मैं एफ पे देखूं तो 7 + 10 17 आ रहा है, और अगर यहां से भी देखोगे 14 और 3 17, तो इसका मतलब बैलेंस है। ये जरूर देख लेना कि आपका ये जो एफ पर है वो दोनों पे, मतलब इधर से चाहे मैं ए और डी से देख रहा हूं 17, 14 और 3 17 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं ई और सी को प्लस करता हूं 10 और 7 तब भी 17 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये इस तरीके से मान लो यहाँ पे इस तरीके से है, तो अगर ये 3 और 10 यहाँ पे 13 आना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मेरा 6 और 7 है तो यहाँ पे भी 13 आ गया, तभी मेरा बैलेंस होगा। तो ये चीज आप देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये अभी 2 पॉइंट वाला ही क्वेश्चन चल रहा है, 2 पॉइंट वाला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा समझाना है, मतलब 2 सीवियंस वाले पे काम कर रहे हैं हम, 1 by 1 आपको समझाते हुए चल रहे हैं, समझते हुए चलिए बिल्कुल ध्यान से, और अपनी लाइफ से मास पॉइंट ज्योमेट्री को बिल्कुल निकाल दीजिए, कुछ दिक्कत आएगी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्लास के एंड तक। और उसके बाद फिर आपको एक क्लास और दी जाएगी, वो एप्लीकेशन एक्सपर्ट लेवल वाला मास पॉइंट ज्योमेट्री भी बताया जाएगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अब देखो इन ट्रायंगल एबीसी पॉइंट डी एंड ई लाई ऑन बीसी एंड एसी, ठीक है भाई, रिस्पेक्टिवली इफ एडी एंड बीई इंटरसेक्ट एट टी, इसमें डायग्राम पहले से दे रखा था, टी, सो दैट एटी और डी टी, मतलब 80/dt की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3/1 हो गया ना, नीचे 1 हो गया, तो 80 अगर मैं 3 लिख रहा हूं और dt 1 मैंने मास लिख, अभी जस्ट डिस्टेंस लिख लिया यूनिट में, यूनिट होता है ये रेशियो में, ठीक है, और bt बाय ET 4, तो 4/1, तो यहां पे bt कितना है 4 और 1। अब देखो अगर t मेरा पॉइंट है, t मेरा एक पिवोट है जो कि BE को एंड AD को बैलेंस कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे मास बराबर होना चाहिए, लेकिन यहां पे मास बराबर नहीं हो रहा। कैसे, इसको देखो 3 + 1 करोगे, मैं यहां पे हल्का सा लिख देता हूं, 3 + 1 करोगे तो 4 आएगा डॉट इसमें, और अगर यहां से 4 + 1 करोगे तो 5 आएगा, तो इक्वल है ये नहीं है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब असली कंसेप्ट, जब आप फंसते हो ना इसलिए फंसते हो, अब असली कंसेप्ट देखो, अगर मैं 4 और 5 का एलसीएम ले लेता हूं तो कितना होता है 20,
तो मेरे को 20 बनाना है, मतलब बीई पे टोटल 20 यूनिट का होना चाहिए डिस्टेंस। तो मैं इसको अगर मैं 5 से 20 बनाना है ना, तो इसको मैं अगर किससे करोगे, 4 वाले को 5 से करोगे, मतलब ये पूरा ये वाला 4 था, तो इसको 5 से इन दोनों को, और इसको आपको 4 से ही करना था, ये 4 आना था कि यहाँ पे 4 से, क्योंकि आपको टोटल 20 बनाना है। ठीक है, तो इसको 4 से कर दो, तो 4 और यहाँ पे 4। तो अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये कन्वर्ट होकर किस में आ गया। तो इसका मतलब मेरा ये इस पूरे की जगह मैं 16 लिख रहा हूँ, इस पूरे की जगह मैं 4 लिख रहा हूँ, इस पूरे की जगह मैं 5 लिख रहा हूँ, इस पूरे की जगह मैं 15 लिख रहा हूँ। जैसे ही आपने लिखा, अब आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, आप देखो क्या करना है। अब आपको बताना है CD अपॉन DB। ठीक है, CD अपॉन DB कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 15 है, T है, तो मैं D पे कितना मास लगा लूं, 15 लगा लूं। यार मैंने बताया ना कि ये आपका इस तरीके से जाएगा कि मतलब जो यहाँ ये अगर मेरा डिस्टेंस यहाँ पे, तो मास यहाँ पे 15 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरा 5 है, तो यहाँ पे A पे मेरे को 5 लगाना पड़ेगा डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे देखो, ये मेरा 4 है, तो B पे कितना मास जाएगा, 4। अपोजिट देखना है हमेशा। यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे मेरा मास कितना, E पे कितना मास जाएगा, 16। तो अब देखो ये 5 है, ये 16 है, मिडल वाला मतलब E पे मैंने, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं A C और E पे मेरा 16 है, यहाँ पे मेरा 5 है, तो यहाँ पे अगर जब तक 11 नहीं होगा तब तक मेरा बीच में 16 कैसे आ गया, तो ये मेरा 11 आ जाएगा। जैसे ही आपने ये 11 स्टार कर रहा हूं मैं इसको, जैसे ही आपने 11 करा, आपका आंसर आ गया। कैसे, अब ये 11 है, तो BD की वैल्यू देखो, BD की वैल्यू यहां से मैं BD की वैल्यू लेके जा रहा हूं 11, यहाँ पे लिख रहा हूं 11, और CD की वैल्यू 4। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, CD की वैल्यू, CD बाय BD पूछा है, तो CD की वैल्यू मैंने निकाल दी 4 यूनिट, और BD की वैल्यू निकाल दी 11 यूनिट। 4/11 आंसर है। ठीक है, रेशियो था तो यूनिट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? बहुत ध्यान से समझना है यार, बहुत मेहनत लग रही है आपको बताने में, लेकिन मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ट्रायंगल मैंने पहले से बना रखा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत आए ना। अब देखो, कंसीडर ट्रायंगल ABC विद मीडियन BE। देखो ABC है, मान लो मैंने ABC बना दिया, AB, देखो कुछ भी कहीं पे भी लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम से ही बनना चाहिए। अगर आपने BE मीडियन ले लिया, मतलब अब आपने बोला कि ये मेरा BE मीडियन है। देखो BE मीडियन भले ही है, लेकिन ये भी हमारा, देखो ये वैसे बना नहीं, पर इसको मान के चलो मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है, जो सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इस तरीके, मैं थोड़ा सा सही ड्रॉ करता हूँ, हाँ अब ठीक है। तो मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, अगर ये मेरा BE है। देखो एक्चुअल में मीडियन भी सीवियन होता है, मैं बता चुका हूं। अब देखो एक और, सीवियन 1 AD डिवाइड BC इंटू 1:2, मतलब 1:2। अब ये बोल रहा है कि आपने इस तरीके से डिवाइड किया विद शॉर्टर सेगमेंट CD। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से ऐसे ड्रॉ किया, ये CD कर दिया, CD शॉर्टर है तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। ये क्वेश्चन था। अब क्या बोल रहा है, इफ AD एंड BE मीट एट P, मतलब ये P है, फाइंड रेशियो ऑफ, देखो मैं निकालना क्या चाह रहा हूं वो लिखता हूं, BP रेशियो PE निकालना है, और AP रेशियो PD निकालना है। देखो ये आपका क्वेश्चन था, आपने पहले जो भी आपके यूनिट डिस्टेंस थे वो लिख दिया आपने। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा मास को एडजस्ट करूंगा। मास को एडजस्ट कैसे करोगे, देखो ऑब्वियस सी बात है। अब मैं सबसे पहले देखो, अगर मैं यहां से 1 लेता हूं और यहां से 2, क्योंकि देखो इसका यहां पे आएगा और इसका भी यहां पे आएगा आपका, तो यहां पे 2 डाल दूं मास, क्योंकि अगर मैं 2 को यहां पे 2 ही लिख दिया, मतलब 2 के इक्विवेलेंट मास ले लिया। और अगर 1 की वैल्यू यहां पे 2 है, मतलब क्योंकि AE अगर डिस्टेंस 1 है तो मास AE के इक्विवेलेंट आएगा ना C पे, तो 1, और यहां से BD के इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि देखो यहां पे अगर मैंने इसको पिवट लिया और इसको भी पिवट लिया, तो अगर BD मेरा 2 है तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, और AE मेरा 1 है तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो 2 और 1, मतलब LCM अगर आप लोगे 2 और 1 का तो 2 ही आएगा, तो मैंने 2 ही लिख दिया। अगर यहाँ पे 2 है, अब मेरा ये वाला इसके हिसाब से यहां पर आना चाहिए। 1 की वैल्यू 2 थी, 1 की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू आपने 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। चलिए ये आपने लिख दिया, ये आपने 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 थी, अब ये 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है।
देख रहे हो ना, ये CD के, अगर CD डिस्टेंस 1 है तो मास यहां पे कम लगेगा, B पॉइंट पे 1 लगेगा। अब देखो, अगर मैं E पे निकाल रहा हूं, E पे मैं मास निकाल रहा हूं, तो टोटल कितना आ रहा है? E पे अगर आप मास निकालोगे तो 2 यहां से, 2 यहां से, 4 आ गया। और अगर आप D पे मास निकालोगे तो 1 यहां से और 2 यहां से, D पे कितना आ जाएगा? 3। तो आपने D पे मास निकाला टोटल 3, E पे मास निकाला 4। अब आपको पता है कि अगर मुझे AP पूछा जा रहा है, AP पूछा जा रहा है, तो 3 वाला मास इधर आ जाएगा। और अगर अगर आपको PD निकालना है तो 2 वाला मास इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने निकाल दिया कि AP 3 है, ये मैंने 3 लिख दिया, और PD 2 है, तो आधा तो आंसर आ गया। आगे देखो, अगर ये 4 था मेरा, E पे 4 था, तो B पे मेरा 4 आ गया। और अगर B पे 1 था तो PE मेरा 1 आ गया। तो ये आपका 4:1 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। और आप एक चीज जरूर देख लेना कि P पे, देखो आप खुद चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक। P पे मेरा मास कितना आ रहा है? 3 और 2 5। और अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूं 4 और 1 5, देखो ना, 4 + 1 कर दो या 3 + 2 कर दो, दोनों तरफ से 5 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रखा है, देखिए इस टॉपिक का नाम है लैडर थ्योरम वर्सेस एमपीजी। मतलब लैडर थ्योरम और मास पॉइंट ज्योमेट्री के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री अच्छे से आती है तो आप लैडर थ्योरम को अवॉइड भी कर सकते हो। देखो, जो क्वेश्चन आप लोग लैडर थ्योरम से करते हो वो एमपीजी से कितनी जल्दी होगा, बिना किसी फॉर्मूले के होगा, कैसे होगा। ठीक है, ये काइंड ऑफ एप्लीकेशन है, लेकिन एक स्मॉल एप्लीकेशन है, इसलिए मैं इसी वाले पार्ट में करा रहा हूं। और जो भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस है, मतलब जिसमें थोड़े हैवी क्वेश्चंस होंगे, वो सेकंड पार्ट में होगा। अब क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ए बी सी इज डिवाइडेड into 4 part by straight lines from 2 of its vertices. The area of the 3 triangular region, मतलब 4 parts में डिवाइड कर दिया। अगर आपने 2 वर्टिसेस से ऐसे आपने लाइन ड्रॉ करी, आपने एक लाइन ये ड्रॉ करी, एक लाइन आपने ये ड्रॉ करी। ठीक है, तो आपने बताया 3 ट्रायंगुलर रीजन है, कौन से मान लो ये O है, ये D है, ये E है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो आपने देखा कि BOD ट्रायंगुलर है, OEC ट्रायंगुलर है, BOC ट्रायंगुलर है। तो इसने बोला कि 3, 4 और 6 यूनिट एरिया आपने इसने दिया हुआ है। तो इसने बचे हुए रिमेनिंग का, देखो 3, 4, 6 यूनिट कैसे कर लिया, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, आप जो बड़े वाला है वो तो बड़े वाला करोगे, बाकी 3, 4 आप इधर उधर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इस तरीके से आपको इस एरिया की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन यहां पे शुरू होता है। तो आप कैसे करोगे? देखो, मैं आपको एमपीजी से बता रहा हूं कि एमपीजी से कितने आसानी से हो जाएगा। देखो एक चीज समझो, अगर इसमें मैं सीवियंस चेक करता हूं, कितने सीवियंस है? 2 सीवियन है, एक BE सीवियन है, एक CD सीवियन है। तो अगर देखो, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं 3 एरिया और 6 एरिया, तो एरिया बेस रेशियो से हमने बताया था कि अगर एरिया बेस रेशियो से, अगर जो एरिया का रेशियो रहे, चाहे मेरा बेस का रेशियो 1:2 है तो एरिया का 1:2 रहेगा, या फिर इसका अपोजिट बोल दो, अगर एरिया का 1:2 था तो बेस का भी। सिमिलरली अगर इस पूरे का 3 यूनिट एरिया है और इसका 6 यूनिट है, तो मैं DO रेशियो OC लिख सकता हूं 3/6। मतलब कि अगर 1/2 लिख दूं, कोई दिक्कत है? नहीं है, लिख दो 1, ये DO है और OC आपका 2 है। अब देखो, अब इन दोनों में देखो, अगर आप इस वाले को, अब मैं दूसरे वाले की बात कर रहा हूं, दूसरे 2 ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं OEC की और BOC की, अब अगर आपने देखा इसका 4 है, इसका 6 है, तो ये भी 4, मतलब OE रेशियो OB भी 4/6 की फॉर्म में रहेगा, मतलब 2:3 में रहेगा। तो OE को अगर आप 2 यूनिट ले रहे हो तो OC आपका 3 यूनिट रहेगा। ठीक है, अब ये चीज आपने जैसे लिखी, आपको पता है कि जो मेरे 2 सीवियन है वो कहां पे कट कर रहे हैं? O पे। O आपका पॉइंट है, O आपका पिवोट पॉइंट है। ठीक है, तो मेरा यहां पे दोनों का सम बराबर होना चाहिए, मतलब 3 + 2 5 आ रहा है, और यहां पे 2 + 1 3 आ रहा है। ये तो एरिया है ना, ये एरिया है। तो यहाँ पे 1 + 2 3, तो मतलब यहाँ पे मेरा अगर मैं OD और OC वाला, क्योंकि अगर मैं मास देखता हूं तो यहाँ पे मेरा कितना मास आएगा 1 C पे,
और यहाँ पे 2, तो मास की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे सम आता है ना मेरा, तो यहाँ पे मेरा सम आएगा 3 और यहाँ पे देखूंगा तो 5। तो आप एलसीएम निकालो, एलसीएम किसका निकालोगे 3 और 5 का, ताकि आपका जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे आपका सम बराबर रहे। तो 3 और 5 का देखोगे तो 15 आएगा। तो इसका मतलब जो CD है, CD पूरी लाइन है, CD सीवेन है, CD का भी 15 बनाना है, लेकिन है कितना 2 और 1 3 यूनिट है, तो 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 5 से कर दोगे तो ये 10 आ गया, मतलब अब आपका ये 10 आ गया और यहाँ पे ये 5 आ गया। ठीक है, इसको काट के 5 लिख दिया। सिमिलरली अब अगर बी की बात कर रहे हो तो 5 है, 15 बनाना है तो 3 से करोगे तो ये कितना आ गया, ये 6 आ गया। इसको काट के लिख दो 6 और स्क्वायर में कर देता हूँ इसको, और इसको मैं काट के लिख देता हूँ आपने किससे मल्टीप्लाई किया था 3 से, तो ये 9 आ गया। अब देखो 9 + 6 15 और 10 + 5 15, तो 15 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब सिंपल सी बात है, अब आपने अप्लाई कर देना है एमपीजी। देखो अब आपको मास पता है, अगर मेरा यहाँ पे 9 है, मेरा इस पे मेरा जो यूनिट आ रही है वो 9 आ रही है, तो यहाँ पे मास कितना आ जाएगा, मेरा ई पॉइंट पे मास कितना आ जाएगा, मैं इसको ट्रायंगल में लिखूंगा मास को, आपने लिखा 9, इस पे 6 है, ओडी ओई मेरा 6 है, तो बी पे कितना मास आ जाएगा, बी पे कितना मास आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे 6 यहाँ पे 9। अगर मैं ओ डी की बात कर रहा हूं, ओडी पे कितना मास है 9, तो यहाँ पे कितना मास, ओडी पे कितना, ओडी कितने यूनिट की है 5, तो सी पे कितना मास आ जाएगा 5। ठीक है, और ओसी पे कितना मास है 10, तो डी पे कितना मास आ जाएगा 10। तो अब देखो ये मेरा जॉइंट है, अगर यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 6 है, तो बचा हुआ 4 आएगा, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। जैसे ही 4 आया आप क्वेश्चन खत्म। कैसे, देखो अब आप क्रॉस चेक कर लो, यहां से मैं 4 को प्लस कर रहा हूं और 6 को प्लस कर रहा हूं, बीच में 10 आ रहा है, ठीक है। यहां से मैं 4 को प्लस कर रहा हूं और यहाँ पे मतलब ए पे 4 है, सी पे 5 है, ई पे 9 है, तो मतलब दोनों मेरा यहाँ पे बैलेंस हो गई कंडीशन, बस खत्म। अब मेरे को अगर यहाँ से पूरा रेशियो मिल जाता है, अब देखो मेरा ट्रायंगल मैं इस तरीके से मैंने बना रखा है, ये ट्रायंगल बना रखा है, और अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, ये मेरा डी है, मान लो ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर ये पोर्शन मेरा, अगर मास ए पे 4 है, तो ये 4 यूनिट लेंथ आ जाएगी, डी कितनी आ जाएगी 4 यूनिट लेंथ आ जाएगी, यूनिट में है, और यहाँ पे 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 6 यूनिट लेंथ आ जाएगी। तो मतलब 4:6 का आ जाएगा, मतलब ये 4:6। अब 4 का एरिया कितना आ रहा है 3 + 6, कहने का मतलब ये है, रफ में आओ, रफ में आओ। देखो आपने ऐसे किया, ऐसे किया, इस पूरे का एरिया अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में देखो कितना आ रहा है 3 ये था और 6 ये था, गिवन था ना ये, तो इस पूरे का एरिया कितना आ गया 9। तो अगर आपने देखा, और मेरा ये जो यूनिट मेरी कितनी थी 4 यूनिट, मतलब अगर 4 यूनिट का एरिया, मैं लिख रहा हूं 4 यूनिट का एरिया अगर 9 है, तो आपका 6 यूनिट का एरिया कितना होगा, क्योंकि इधर वाला 6 था ना, ये वाला 6 था, ये 4 था, ये 6 था, यही तो मैंने प्रूफ किया था। देखो ना, आपने करा ना कि 86, क्योंकि मास बी पे 6 था, तो मास पॉइंट मैट्रिक्स से 6, तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 9 है, तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4.5, और 6 की कैसे होगी, इसको 3 से कर दिया और इसको भी 3 से कर दिया, तो 13.5 आ गया। तो पूरा का पूरा मतलब ये पोर्शन पूरा 13.5 है, मतलब अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये 13.5 है। तो आपको निकालना क्या था, आपको स्क्वायर एरिया निकालना था, मतलब 13.5 में से 4 माइनस करना था, क्योंकि आपको OEC 4 दे रखा था। तो आंसर 13.5 - 4 9.5। ठीक है, अगर मास पॉइंट ज्योमेट्री अगर आपको आती है तो आप ये बहुत जल्दी कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन सेम लेवल का लिया है, सेम तरीके से करना है, और आपको एक तरह से समझाया जा रहा है ताकि आप इजीली वो चीज पकड़ लो और कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर मुझे क्वेश्चन दे रखा है फिर से, ट्रायंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मतलब अगर ABC को 4 पार्ट्स ने, मतलब ट्रायंगल है आपके पास एक, कौन सा ABC, ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल है, मैंने ट्रायंगल बना दिया, आपके सामने ही बना दिया, ठीक है, ये ट्रायंगल है मेरा, ठीक है, इसको 4 पार्ट्स में वर्टिसेस से सेम तरीके से आपने बनाया। अब की बारी यूनिट्स आपकी जो एरिया दे रखा, मतलब मैंने फिर से वही करा, मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया और मैंने इसको यहां से इस तरीके को इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है।
ठीक है, ये सी है, यहाँ पे नहीं है, सी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसने क्या बोला था, एरिया ऑफ द 3 ट्रायंगुलर पार्ट्स आर 8, 5, 10, मतलब 10 ये, मान लो आपने 10 ये तो लेना ही पड़ेगा, 10 ज्यादा वाला एरिया 10 ले लिया, और आपने 8 और 5 को कहीं पे भी एडजस्ट कर दिया, मान लो मैंने 5 को यहाँ पे ले लिया इस बारी और 8 को यहाँ पे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है रिमेनिंग, मतलब इस पोर्शन का एरिया बोल रहा है, इस पोर्शन का एरिया। तो फिर से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, देखो ये तो आपने क्वेश्चन लिखा, अब मैंने देखो अगर आपको मेथड पिछले वाला नहीं समझ में आया और क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मैं इसको ओ नाम दे रहा हूं, इसको डी, इसको ई, देखो मैं मुंह से बोलता रहूंगा, आपको समझ में आएगा। अगर मैं बी डी ओ ट्रायंगल देखता हूं और बी ओ सी ट्रायंगल देखता हूं, अगर इनका एरिया 5 और 10 में है तो 1 मतलब अगर एरिया 5 और 10 है तो ये 1:2 में आ जाएगा। मतलब अगर ओडी एरिया बेस से ओडी 1 है तो ओसी 2 आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली मैंने ओसी पे 2 लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं 8 और 10 को मतलब ओ ई सी और बी ओ सी को देखता हूं तो 8 और 10 मतलब 4 और 5 के रेशियो, मतलब 8 और 10 को अगर काटोगे तो 4 और 5 की टर्म में आएगा ना। मतलब ये क्या आ रहा है, ये ओ ई और ओ बी आ रहा है, तो ये 4 और 5 की टर्म में आ गया। अब देखो पूरा मतलब सीवीएन कौन से हैं, अब आपका एक बीई सीवीएन है और एक आपका सीडी सीवीएन है। बी पे टोटल मास कितना है 5 + 4, मतलब अगर लेंथ की बात करता हूं क्योंकि यही मेरा मास में कन्वर्ट हो जाता है, तो 5 + 4 9 है। और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं सीडी पे 3, तो अगर मेरे को बराबर करना है क्योंकि मेरा ओ पे सेम मास आना चाहिए, अगर मैं ओ की बात करता हूं क्योंकि ओ मेरा पिवोट है, ओ मेरा पिवोट पॉइंट है, ठीक है, तो सेम आना चाहिए क्योंकि दोनों सीवीएन को बैलेंस कर रहा है, वो बी को भी बैलेंस कर रहा है, सीडी को भी बैलेंस कर रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सीडी वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको 1 को 3 से कर दूंगा तो ये 3, और 2 को भी 3 से कर दूंगा तो ये 6, ठीक है। जैसे आपने देखा ये 3 और 6, अब ये 9 यहाँ पे भी आ रहा है, 5 और 4 9 भी आ रहा है यहाँ पे। बस अब क्वेश्चन खत्म, अब आपको बस मास एडजस्ट करना है। अगर यहाँ पे 5 है तो ई पे कितना मास आ जाएगा 5, ठीक है। और अगर ये 4 है तो बी पे कितना मास आ जाएगा 4। अगर यहाँ पे ओडी मेरी लेंथ 3 है तो सी पे कितना मास आ जाएगा 3। अगर मेरा ओसी लेंथ 6 है तो इस पे कितना मास आ जाएगा 6। अब देखो डी ए बी का पिवट पॉइंट है तो दोनों पे समान आना था, 4 यहां से आया तो 2 यहां से आना चाहिए ना, तो 2 मिल गया। जैसे ही आपको 2 मिल गया क्वेश्चन खत्म, क्योंकि 2 यहां से भी चेक कर लो अब दोबारा से, 2 और 3 यहां पे भी 5 आ रहा है, क्वेश्चन खत्म। अब देखो 5 + 10 ये पूरा 15 एरिया है। 15 एरिया किसके, ये एरिया किसके कॉरस्पॉन्ड करता है, यहां पे 2 है तो ये 2 यूनिट हो गई। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 एरिया ना, और यहां पे 4 है तो 4 की निकालनी है, 4 यूनिट यहां पर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, मास है ना, चलते हुए चलो प्लस करते हुए। और अगर 4 यूनिट की बात कर रहे हो तो 4 यूनिट निकालोगे तो 4 यूनिट 2 का 15 है तो 4 का मतलब डबल 30 आ जाएगा। तो 30 आंसर नहीं आएगा, 30 में से 8 माइनस करोगे क्योंकि 30 जो आ रहा है वो पूरा इसका आ रहा है, तो 30 - 8 22, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आगे चलते हैं, आगे चलो। अगर अब मैं 3 सीवियन प्रॉब्लम्स पे पहुंच गया हूं, 3 सीवियन प्रॉब्लम का मतलब क्या है, पहले रफ में समझ लो 3 सीवियन प्रॉब्लम का मतलब है क्या। 3 सीवियन प्रॉब्लम हमारी सीधी सीधी बात है कि अगर एक ट्रायंगल है और जिसमें 3 सीवियन है, एक यहां से डाल दिया, एक यहां से डाल दिया और एक यहां से डाल दिया मान लो, ठीक है। कट कर रहे हैं नहीं कट रहे, कट कर रहे वो बात अलग है, अगर नहीं कट कर रहे तो एक स्पेशल केस आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जब एप्लीकेशन आती है। वो आपका एक होता है, एक थ्योरम होती है, उसका अल्टरनेटिव होता है एमपीजी, फिर उसमें भी उस थ्योरम की जरूरत नहीं है, सीधा एमपीजी लगाओगे। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करो इस तरीके से आपने ये 3m अगर आपने ऐसे ड्रॉ किया, जरूरी नहीं है मीडियन हो, कुछ हो, क्या हो, अभी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही आपको अभी थोड़ा सा इसका क्रक्स दिया। अब मैं पहला क्वेश्चन, शो दैट द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट in a point which divide each median in a ratio 2:1 counted from the vertices। देखो ये कह रहा है कि आप मास पॉइंट ज्योमेट्री से क्या ये प्रूव कर सकते हो, मतलब मास पॉइंट ज्योमेट्री से प्रूव करना है कि जो मीडियन होते हैं, मतलब आपने जो मीडियन ड्रॉ करने हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, पहले रुकिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लो आपने, जैसे कि मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल है आपके सामने, ओके, और इसका नाम मान लो ABC है, ओके। आपने, इसने बोला कि अगर आपने तीनों मीडियन डाल दिए, मतलब ऐसे डाल दिए, ये मीडियन, मीडियन क्या होता है, जो सामने वाली
जो लेंथ होती है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मान लो आपने ये ड्रॉ किया, ये इसके इक्वल आ गया, आपने दूसरा मीडियन डाल दिया, मान लो ये आपने दूसरा मीडियन डाल दिया यहाँ से, ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। और अगर आपने तीसरा, देखो डायग्राम जो स्केल नहीं होता आपका, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपने ये तीसरा ड्रॉ कर दिया तो ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो ये पॉइंट होता है, देखो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन हमें मास पॉइंट ज्योमेट्री समझनी है। तो उसमें ये सेंट्रॉइड होगा, देखो मीडियन जहां पे मीट करते हैं वो सेंट्रॉइड होता है। तो अब ये कह रहा है अगर ये O है, ये D है, ये E है, ये F है मान लो, तो वो कह रहा है कि OAO अपॉन OF इक्वल्स टू OC अपॉन OD इक्वल्स टू OB अपॉन OE इक्वल्स टू 2:1 में होता है। ये बोलना चाह रहा है वो सेंट्रॉइड, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि सेंट्रॉइड आपका 2:1 में होता है। तो इसको प्रूफ करना है एमपीजी से, ठीक है। 3CVN को समझाने के लिए मैं पहले कुछ जनरलाइजेशन बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है जनरलाइजेशन इसमें। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कितना 1 है, 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 1 1 यूनिट है, मतलब ये इक्वल है। ये अगर ये 1 1 के रेशियो में, 1 1 के रेशियो में, 1 1 के रेशियो में, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको C को यहाँ पे अगर मैं 1 ले लेता हूं मास, तो यहां से भी 1 आ रहा है, यहां से भी 1 आ रहा है, यहां पे भी मेरा मास 1, मतलब तीनों वर्टिसेस पे 1 आ गया। और अगर मैं पिवोट्स चेक करता हूं D में, तो 1 + 1 2, यहां पे देखो 1 + 1 2, E अगर पिवोट है, और अगर F पिवोट है तो 1 + 1 2, तो बस खत्म। अब देखो अगर मैं इसको देख रहा हूं, अगर मेरा मास F पे 2 है और O मेरा पिवोट है इस टाइम पे, अगर मैंने O को पिवोट लिया तो OA2 आ जाएगा, OA2 आ गया और ये 1 आ गया। सिमिलरली यहां पे 2 है D पे, तो OC2 आ गया और ये 1 आ गया। सिमिलरली OB2 आ गया और ये 1 आ गया। यही तो प्रूफ करना था कि 2:1 में करता है। तो कितना सिंपल आप सिंपल तरीके से आप कर रहे हो। एक चीज याद रखनी है, मैं बार बार उस चीज पे रिपीट कर रहा हूं आपको, कि आप ये जरूर देख लेना, जैसे आपका जो O पे आ रहा है ना, सारी चीजें मैच करनी चाहिए। O पे अगर मैं मास देख रहा हूं 2 + 1, यहां से देख रहे हो 3, यहां से देख रहे हो 1 + 2 3, यहां से देख रहे हो 1 + 2 3, तो 3 आ रहा है, सही आ रहा है, मतलब इसका आंसर ठीक है मेरा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो था आपका, इस क्वेश्चन की वजह से आप लोगों को एसएससी में एमपीजी के बारे में कुछ पता चला था कि एसएससी एमपीजी से रिलेटेड पूछ रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर जब पढ़ाया, देखो ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूं, आपको पढ़ा ही रहा हूं, अभी उसकी भी काफी क्लासेस हो चुकी हैं। तो एंगल बाइसेक्टर वाले में मैंने आपको 3 से ज्यादा क्लासेस दी हैं और उसमें मैंने आपको इतनी चीजें बताई हैं, उसमें आप ये क्वेश्चन मतलब इंस्टेंट कर सकते थे। मैंने आपको डिराइव भी करके दिखाया कि किस तरीके से हो सकता है। फिलहाल आप अगर ये देखोगे, मैंने आप सपोज करो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर नहीं दे रखा, आपको मैंने क्वेश्चन ये रहा सामने, अब मैंने AO अपॉन OE दे दिया, मतलब AO 5 है, OE 4 है, ठीक है, और CO 3 है और OD 2 है, ठीक है। आपने जैसे ही ये क्वेश्चन किया, आपसे पूछ रहा है कि भैया BO और OF बता दो। तो आप एक चीज देखो, मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है, आपको मैं एक चीज ये इसलिए बार बार बता रहा हूं कि सेम होता है। अगर ऑप्शन अगर आपके पास होते ना, तो आप बहुत जल्दी कर सकते थे। कैसे देखो, 5 + 4, मतलब ये AE की पूरा कितने यूनिट की है, 9 की, और अगर मैं CD की बात कर रहा हूं, ये कितनी की है, 5 की। CD पूरी, AE 5, और ये मतलब ये यूनिट्स में है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये तो मेरा यहां पर O पे, अगर मैं O को पिवट लूंगा तो मेरा तो सम इक्वल नहीं आएगा, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा किस किस का, 9 और 5 का एलसीएम लो। अगर आप 9 और 5 का एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा, 45। तो आपको बस ऑप्शन देखना था, और 38/7 अगर करते तो दोनों का सम मिला के आप करते 45, एक ही में था, आप आंसर मार्क कर सकते थे, आपको बहुत जल्दी पता चलता, ठीक है। अब इसकी बात अब बाद में देखते हैं, पहले ये तो मैंने आपको बता रखा है कि बार बार आप वर्बल तरीके से देखो। मैं आपके लिए ना अभी अप्रोचेस सिखाता हूँ, मैंने आपको एक बार भी कोशिश नहीं करी कि ऑप्शन वगैरह ये सब चीजें, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल और ये और वो आपको पता ही है, मैं कितनी सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको पता है। अब शुरुआत करते हैं। अब मेरे को देखो, AE को अगर 45 बनाना है तो मेरे को इसको 5 से करना पड़ेगा, इसको 9 से। तो अब देखो, मैं इसको करूंगा 5, इसको AE को 5 से करूंगा तो ये 25 बन जाएगा, मतलब 5 से करोगे तो ये 25 हो गया, और ये 4 को करोगे तो ये 20 हो गया पूरा,
और अगर इसको 9 से करोगे तो ये OC कितना हो जाएगा 18, इसको काट के 18 लिख दूं और इसको काट के 9 लिख दूं, बस। अब जैसे ही आपको पता, अब आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यार, देखो अगर ये मेरा 9 है और ये 18 है तो मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया मान लो मास, क्योंकि मेरा OC ये है और यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया C, ठीक है। सिमिलरली आपने देखा यहाँ पे 25 आ रहा है। कैसे 25 आ रहा है भाई, OA 25 है ना, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से E पे कितना वेट हो गया 25 और A पे कितना वेट हो गया 20। अगर ये 20 है ये 9 है, अगर ये 20 है ये 9 है तो यहाँ पे कितना आएगा 29, सही है ना। अगर ये 20 है ये 9 है तो यहाँ पे कितना आएगा 29। और अगर आगे चलते हैं, अगर मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा 20 आ रहा है और यहाँ पे मेरा 18 आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी, रुक जाओ देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मेरा 20 आ रहा है और यहाँ पे मेरा यहाँ पे 18 और 9 करके कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ मल्टीप्लाई गलत कर दिया। देखो अगर आप इसको करोगे तो 9 5 से 45, CD वाले को 9 से करना था, 9 3 से 27 आना था, गलती कर दी। यहाँ पे 27 आना था, ठीक है। और यहाँ पे आपका वही मैं कह रहा कि गलती हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे 27 आना था और यहाँ पे देखो आपको पता भी चल जाएगा कि गलतियां हो रही है। कैसे पता चलेगा कि आपका वेट मैच नहीं करेगा। यहाँ पे 27 आना था और यहाँ पे 18 आना था। अब देखो अब मेरा आ रहा है कि भाई 25 और 45 आ रहा है O पे, और 18 और 27 अब 45 आ रहा है, तो यहाँ पे 27 आ रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका यहाँ पे ये भी गड़बड़ हो गई थी ना, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 18 था ना, तो 18 यहाँ पर आ रहा है, तो ये 38 आ गया। 38 कैसे आ गया भाई, 20 और 18 सम, अगर P मेरा पिवोट है तो सम आएगा दोनों का 38। और अगर यहाँ पे अगर देखो ये मेरा A पे 20 है, बीच में मेरा 27 है, तो यहाँ पे 7 होगा अगर, तभी तो 27 आएगा। मैंने आपको बता रखा है ना, बीच में आपका मास आता है दोनों का, अगर ये पिवोट है तो इसका अगर बीच में 27 दे रखा है, ये 20, तो यहाँ पे 7 होगा तभी तो 27 आएगा, बस। अब आपको OF यहां से आपको मिल गया कि ये मेरा 7 आ गया और यहां से मेरे को मिल गया ये 38, तो 38/7, 30 BO की वैल्यू कितनी है 38 और OF की वैल्यू 7 है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक और 3C1 पे लास्ट क्वेश्चन है ये 3C1 पे, ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। देखो अब की बारी डायग्राम आपको समझ में आ गया। OA दे रखा है 4, मैं सीधा लिख रहा हूं OA 4, OD 3 और AE दे रखा है आपको, अच्छा अब की बारी देखो यहां से दे रखा है 5 और ये दे रखा है आपको 6, EC 6, ठीक है। अब देखो अब ये कैसे करोगे, ये तो आपका क्वेश्चन था, अब मैं आंसर्स की तरफ चलता हूं, आंसर की तरफ चलते हैं। देखो अगर ये 5 है, यहाँ पे मेरा 5 है और अगर यहाँ पे मेरा 3 है, ये 6 है, तो अगर मैं यहां से कहीं से भी शुरू कर देता हूं, मान लो मैंने 6 यहां पे लगा दिया और ये मेरा 5 आएगा यहाँ पे, और अगर 3 की वैल्यू 6 आ रही है, क्योंकि यहां से भी मेरी 6 आएगी ना, तो एक मतलब एक वैल्यू डबल हो रही है मतलब, तो यहाँ पे 8 आएगा। और अगर ये 8 आ रहा है तो यहाँ पे 3 आएगा। कैसे यार, ये 5 है और ये 8 है तो ये 3 आएगा। कैसे भाई, D मेरा पिवोट है ना BC का, तो आपको C का मास पता था 5, B का मास पता था, मतलब टोटल पता था 8, तो यहाँ पे 3 आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया, ओके, यहाँ पे 6 है तो ये 11 आ गया और 9 आ गया, सॉरी F पे, क्योंकि 6 और 3 9 आ गया। और मैं यहाँ पे अगर मैं 6 और 5 यहाँ पे, इधर मेरा 11 आ रहा है ना, इधर मेरा 11 आ रहा है। अब आपसे क्या पूछा है, अब आप देख लो, अब आपसे पूछा है AF की वैल्यू कितनी आएगी यार, यहां से अगर मैं करूंगा 3 और FV की वैल्यू अगर मैं करूंगा 6 वेट आएगा ना यहां से, तो मेरा ये 6, तो 3/6, ये तो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, मतलब 1/2 आंसर था। बात को समझ रहे हो क्या करना है, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। देखो अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको एक बार लेके चलते हैं, रिवाइज कराते हैं क्या क्या चीजें बता दी है, मतलब फ्लो में बता रहा हूँ कि ताकि आपको कुछ भी दोबारा से दिक्कत ना है। मैंने आपको 1 CVN से रिलेटेड बता दिया, 2 CVN से रिलेटेड बता दिया, 2 में एक मेरा सब पार्ट था जिसके अंदर मैंने लैडर से कंपेयर कराया, लैडर से, तो लैडर से कंपेयर करा दिया जिसके अंदर एरिया वगैरह निकालते हैं, और 3 CVN में मैंने आपको करा दिया। अब हम शुरू करते हैं सीवियंस प्लस ट्रांसवर्सल वाला केस जिसके अंदर स्प्लिटिंग मास होता है। तो उससे पहले थोड़ी सी उसकी थ्योरी शुरू करेंगे,
और फिर आपको समझ में आ जाएगा पूरा कि क्या कहना चाहते हैं। टॉपिक का नाम है सीवियंस प्लस ट्रांसवर्सल स्प्लिटिंग ऑफ मास। स्प्लिटिंग ऑफ मास पहले आप समझ लो कि क्या है क्या रहा है। देखो अगर ये मेरा ट्रायंगल है, देखो ये तो मेरा सीवियन होता है। सीवियन क्या होता है, किसी वर्टेक्स से यहां पे। लेकिन अगर मैंने देखो यहां पे अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर रहा हूं, या फिर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर रहा हूं, या फिर मैं इसको कहीं से कहीं मतलब आप ऐसे ज्वाइन कर रहे हो, तो ये मेरे ट्रांसवर्सल होते हैं। तो अगर एक सीवियन है और एक ट्रांसवर्सल है, मान लो यहां पे आपने एक ट्रांसवर्सल ज्वाइन कर दिया, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, आपका जो यहां पे देखो यहां पे ना आपका मास स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट हो जाएगा कैसे, देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मतलब कहने का मतलब ये, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, ये चीज दोबारा से बताऊंगा। पहले तो आपने फॉर्मेशन समझ ली, अब मैं इस तरीके से बताऊंगा ताकि आपको सीधा दिखे। सीधा मान लो ये आपका सीवियन है और ये आपका, मतलब नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। एडी आपका सीवियन है, आप समझ लो ना, समझ लेना ढंग से। ईएफ आपका ट्रांसवर्सल है। ओके, अब देखो अगर मेरा एडी सीवियन है और ईएफ मेरा ट्रांसवर्सल है, तो इस केस में मेरा मास स्प्लिट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो ए पे मास होगा ना, वो जितना टोटल मास होगा, टोटल मास वो यहां पे और यहां पे स्प्लिट हो जाएगा, इधर इधर। लेकिन अगर मैं एडी पे करूं तो इन दोनों को देखूं तो इस पे तो मेरा टोटल मास मेरा रहेगा। मतलब सपोज करो, अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने मान लिया कि मेरा ए पे आप मान लो कोई सा मास मान लो आपने मान लिया यहाँ पे 90, ठीक है। तो 90 मास इस वाले ट्रांसवर्सल जब होता है हमारा, आपको ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना, आपको बस समझना है। जैसे मेरा ट्रांसवर्सल होता है 90 को मैं ब्रेक करूंगा, हो सकता है मेरा यहाँ पे 30 चला जाए, यहाँ पे 60 चला जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे आपका 40 चला जाए, यहाँ पे 50 चला जाए। अगर इक्वल, जरूरी थोड़ी ना इक्वल होगी, तो फिर मैं इसलिए तो अलग अलग कर रहा हूँ। 45 तब होगा जब इक्वल वाला केस होगा, वो छोड़ दो आप, अभी पहले आप समझो। तब होगा जब मेरा यहाँ पे मतलब 90 को मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। और लेकिन अगर मैं 80 को देखूं ना, तो ये इस पे मेरा पूरा 90, मतलब ये 90 मेरा यहाँ पे उठ के ये 90 यूनिट्स बना देगा। अब क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, अगर आपको थ्योरी में थोड़ा नहीं समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन बिलो एपी अपॉन पीबी, मतलब एपी अगर 1 है, एपी अगर 1 है मेरा, पीबी मेरा 2 है, ये 1 है तो ये मेरा 2 है, ठीक है। सी क्यू अपॉन ए क्यू इज 1/4, अगर ये 1 है तो ए क्यू 4 है। एडी इज द मीडियन, देखो ये भी रेशियो दे रखा है कि मतलब ये और ये बराबर है, मतलब एडी 1, देखो ये गलत से, मतलब ये डायग्राम स्केल नहीं है, स्केल डायग्राम नहीं है, वरना ये बराबर होता। तो ये 1 और 1, बीडी और सीडी, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी है। अब आपको ए आर और एडी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले समझो, देखो मैं बी से भी शुरुआत कर सकता हूं, मैं सी से भी शुरुआत कर सकता हूं। इन दोनों से ही क्यों कर रहे हैं वो भी समझ लो यार। देखो अगर मैं मास को एडजस्ट करता हूं, इधर उधर भेजता हूं, और मतलब एक्चुअल में क्या होता है, आपको एलसीएम एलसीएम लेके मास को एडजस्ट करना होता है, बस मास पर ज्योमेट्री में यही होता है। तो आप अगर देखो, अगर मैं इसको यहां से शुरू करता हूं, 4 आ जाएगा, इसको 1 से, लेकिन आप कहीं से भी कर लो, उससे बात फर्क नहीं पड़ेगा, आप करके देख लेना। मैं मान लो आपका यहां से शुरू कर रहा हूं, मैंने यहां पे से देखा, अगर बीडी मेरा 1 यूनिट है तो सी पे 1 आना चाहिए, लेकिन मेरा ए क्यू 4 यूनिट है, तो 4 लिख दूं मैं। क्यों लिख रहा हूं, देखो अगर यहां से मैं डॉट से दिखाता हूं, अगर यहां से देखोगे तो 1 आना चाहिए था, लेकिन अगर आप यहां से देख रहे हो तो 4 आ रहा है, तो ए मतलब सी पे मेरा 4 मास आ गया, ठीक है। और ए पे, इस पे मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अभी बताता हूं मैं आपको कि ये जो मेरा सिर्फ इसी पे 1 जो मेरा इसी पे रहेगा। अब देखो ये 4 और 1, अब आगे चलो, अगर 1 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू 4 है, तो इधर भी बी पे भी 4 आएगा भाई, इधर भी 4 आएगा, ये भी तो 4 आएगा। अब अगर 1 की वैल्यू यहां से 4 है तो 2 की वैल्यू 8, यहां पे 8 आ गई। अब की बार 8 से, मतलब यहां से देखो ये आपका 8 आ गया कि अगर 1 की वैल्यू मैंने 4 कर दी थी तो 2 की वैल्यू 8 आ गई। अब देखो एडजस्टमेंट, अब आप देखो, अब आपने क्या किया, आपने जितना ही, जैसे ही मैंने यहाँ पे इतना किया, मैंने पी पे क्या करा, दोनों का सम कर दिया, 8 + 4 यहाँ पे 12 आएगा, और मैंने क्यू पे मैंने दोनों का सम कर दिया, 4 + 1 5 आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो 8 है वो इस तरफ एडजस्ट हो गया, 1 है वो इस तरफ हो गया, लेकिन ए पे टोटल मास कितना है, 9, ए पे टोटल मास कितना है 9, और ये कौन सा
ये कौन सा तरीका है, ये स्प्लिटिंग ऑफ मास का, मतलब इसमें ट्रांसवर्सल भी है, सीवियन भी है। पी क्यू मेरा ट्रांसवर्सल है, एक एडी मेरा सीवियन था, तो ये मेरा 9 आ गया। अब यहां पे देखो बी पे मेरा मास कितना है, बी पे मेरा 4 मास है, यहां पे मेरा सी पे भी 4 है, तो डी पे कितना मास हो गया, 8 हो गया भाई। तो जैसे आपने डी पे 8 मास देखा, एपी की लेंथ आ गई 8 यूनिट और आरडी की लेंथ आ गई 9 यूनिट। बात समझ रहे हो? तो आपका आंसर ए आर अपॉन आर डी कितना होना चाहिए था, ए आर अपॉन आर डी देखे ना 8/9। अब इस चीज को क्रॉस चेक कर लो। देखो अगर मैं 9, देखो कैसे क्रॉस चेक करोगे, अगर मैंने 9 और 8 को प्लस किया तो इस वाले पॉइंट पे कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, आर पे 17 आ रहा है। और अगर मैं पी और क्यू पे कर रहा हूं 12 और 5 तब भी 17 आ रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, गलत के चांस ही नहीं है। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन देख लो। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो एक क्वेश्चन और मैंने स्प्लिटिंग वाला दे दिया ताकि आपको एक क्वेश्चन से मेरे हिसाब से समझ में नहीं आता, और अगर समझ में आ रहा तो बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर दूसरे वाला भी समझ लो यार, क्या दिक्कत है। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, और आपको अगर सच में लग रहा है ना कि मेहनत हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप ना शेयर करा करो यार, सब्सक्राइब किया करो ज्यादा से ज्यादा, मतलब लोगों को बोला करो कि इधर उधर बताओ, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं और अगर आप चाहते हो ना ये चीजें कंटिन्यू रहें तो उसके लिए आपको भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। वरना पता क्या होता है, कोई इंसान अगर एक तरफ से मेहनत करता है उसको रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो ज्यादा दिन चलती नहीं है वो चीजें, मैं आपको क्लियर बताता हूं, ठीक है। आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अगर यहां पे मेरा कोई डी पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके इक्वल है, मतलब अगर मैं रेशियो की बात करता हूं तो 1:1 है, इसको ज्वाइन भी कर देते हैं, ठीक है। ये तो मेरा सीवियन है। आगे चलते हैं। पॉइंट ई लाई ऑन लाइन सेगमेंट एसी सच दैट ई एसी पर है और इस तरीके से है कि ए 11 है और ईसी मेरा 9 है, मतलब यहां पर है लगभग, मान लो ये 11 यूनिट है, ये 9 यूनिट है। आगे चलो। एफ पॉइंट एफ लाई ऑन सीवियन एडी पे, एफ इस पे है, एडी पे है, सीवियन पे, सच दैट ए एफ 2, मतलब यहां पे ये 2, ये एफ है मान लो, ये 2, ये 3। द एक्सटेंशन ऑफ लाइन सेगमेंट ई एफ, मतलब ई एफ को अगर आपने ज्वाइन कर दिया और इसकी एक्सटेंशन ए बी पे जाके जी पे मिलती है, मतलब यहां पे अगर आपने ई एफ को ज्वाइन करके ये जी आ गया, ये बोल रहा है, तो आपको जी एफ रेशियो एफ ई निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे, क्योंकि आपको स्प्लिटिंग ऑफ मास पता है। आपने जैसे देखा कि एक ट्रांसवर्सल है, आपको पता चल गया कि ए पे यहां पे मेरा मास स्प्लिट होगा, इतना आपको पता चल गया। अब देखो समझो, ठीक है, कुछ भी नहीं है यार, मतलब अगर आप शुरू से करते हुए चल रहे हो ना तो आप कितनी जल्दी करोगे। देखो अब यहां पे मेरा 11 है, मैं बी से भी शुरू कर सकता हूं, मैं यहां से भी, लेकिन बी के लिए मेरे पास यहां पे कुछ यूनिट होनी चाहिए, एजी पे नहीं दे रखी, तो मेरे को ऑब्वियसली सबसे पहले मैं वेट किसका लिखूंगा, 11। ये यहां से आ गया 11, ए पे कितना आएगा 9, इस तरफ 9 आएगा, इस तरफ, क्योंकि स्प्लिट होता है, इस तरफ मेरा 9 हो गया, एडजस्ट हो गया, कोई बात नहीं। अब अगर 1 की वैल्यू यहां पे देखो, 1 की वैल्यू इधर से देखोगे तो 11 आ रही है, तो यहां पे भी 1 है, इधर भी 11 आएगा, मतलब बी पे 11 आएगा, ठीक है। अगर इधर से आपने, मतलब बी डी 1 यूनिट था तो सी पे वेट 11 आया, और सी डी 1 यूनिट था तो बी पे वेट 11 आ गया। चलिए अब आगे देखिए, अगर यहां पे मैंने टोटल कितना निकाला, 22 आएगा यार। देखो ना, सी और बी का वेट डी पे आ गया 22। अब अगर 22 आ गया और ई को देखो, ई पे भी निकालो, ई पे कितना आ रहा है, अगर यहां पे मैं 9 देख रहा हूं, 11 देख रहा हूं, 20 आ रहा है। अब समझने वाली बात क्या है, देखो 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप 22 से, 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप 22 से, तो 3 को, मतलब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 से ना, तो 3 भी 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे टोटल, क्योंकि ये वाली लाइन मैंने आपको बताया था कि एडी पे मेरा टोटल चलता है और स्प्लिट नहीं होता एडी पे, तो यहां पे 33 टोटल आना चाहिए था, तो 33 में से 9 चले गए, 33 में से, तो आपका ये कितना आएगा यार, 24 आएगा, 24, तो 24 इस वाली तरफ स्प्लिट हो जाएगा 24 यार। अगर मैंने, देखो आपने देखा कि 9 इधर हो गया 33 में से, टोटल में से, तो 24 इधर होगा, तो बस आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन ये वाला समझ लो। अब देखो 24 मतलब इस तरफ 24, तो ये 24 आ गई,
ठीक है। और इधर अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं 24 इसकी बात कर लेता हूं, मान लो यहाँ पे प्लस करता हूं, तो ये मेरा 24 और 11 35 आ गया ना, तो ये 24 आ गया और ये मेरा 11 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है GF और FE। तो यार एक चीज देखो, यहां से 35 प्लस 20, F पे कितना आ रहा है 45 आ रहा है, और अगर इधर से भी मैं देखता हूं 33 और 22 तब भी 45 आ रहा है, तो ठीक है, मतलब मेरा पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो मैंने बैलेंस कर दिया। ठीक है, वो मैंने बैलेंस कर दिया। अब GF कितना आएगा, ये 20 इधर चला जाएगा। ठीक है, ये GF 20 है, मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देते हैं GF अपॉन FE है ना, तो GF की जगह 20 लिख दो और यहाँ पे FE की जगह 35, क्योंकि ये वाला G वाला वेट 35। तो अब आप इसको 5 से काटो, 5 4 जा और 5 7 जा, 4/7 11, और 4/7 आपका आंसर था। बात समझ गए? बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब हमने दूसरा वाला पार्ट भी कर लिया। अब हमें जो देखो, आप पूरा एकदम से एक थोड़ा सा, मैं उनमें से हूं जो थोड़ा पॉज लेके चलता हूं ताकि आपको पता चले कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा ओनली सीवन वाला केस, हमने अब ये वाला केस भी पढ़ लिया। अब जो ये तीसरा केस है ना 2 पिवोट वाला, ये भी समझ लो, ये थोड़ा सा आपका एडवांस है। मैं बोलूंगा कि SSC मुश्किल ही पूछेगा इस पे, लेकिन अगर MPG खत्म कर रहे हो तो फिर जड़ से खत्म कर दो, क्योंकि जब हमने इंस्टॉलमेंट पढ़ाई थी आपको, तो ये सोच के मैंने इंस्टॉलमेंट ये सोच के नहीं पढ़ाई कि इसमें सिर्फ बैंक वाले और SSC वाले करेंगे। मैंने आपको कैट लेवल क्या और उसका जेड लेवल वगैरह हर तरीके का लेवल आपको इंस्टॉलमेंट में खत्म करा दिया था। इसी तरीके से जब मैंने आपको शिफ्टिंग पढ़ाई थी तो मैंने उसमें भी मैंने ये नहीं सोचा कि कौन सा, तो इसी तरीके से मास पॉइंट में भी मैं आपका ये इस तरीके से कर रहा हूं ताकि आपका एक एडवांस लेवल तक पहुंच जाए। और आपके बेसिक चीजें तो मैं करवा ही चुका हूं। अब मैं 2 पिवट वाला केस बता देता हूं, ठीक है। और एक चीज और मैं बता देता हूं, ये जो चल रहा है ना, ये आपका अभी आपका बेसिक क्लास चल रही है। इसके अंदर बहुत स्मार्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं करवा रहा हूं, लेकिन आपकी एप्लीकेशन क्लास भी आएगी, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड। चलिए अब करते हैं 2 पिवट पॉइंट डिस्कस। सपोज कीजिए अगर आपके पास इस तरीके से डायग्राम है, ठीक है, इसके भी मैं आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो करवाऊंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आए, एक से बात नहीं बनेगी, ठीक है। सपोज करो आपने इस तरीके से एक वो डाला सीवियन, ये सीवियन डाला। अब अभी तक कितना था मेरा, एक ही पिवट पॉइंट था बीच में। देखो ये जो है वो तो है ही, यहां की बात कर रहा हूं, यहीं पे था मेरा, इस पे मेरे को एडजस्ट करना था, तो मैं क्या कर देता था, जो मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्टेंस आता था और यहाँ पे डिस्टेंस आता था, अगर वो वेरी करता था तो एलसीएम ले लेता था, तो बात बन जाती थी। लेकिन सपोज करो मैंने इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया। अब मैंने जैसे ही इसको ऐसे ज्वाइन कराया यार, अब मेरा यहां पर आ गया। अब मेरे को दोनों, मतलब ये दो, एक बार मैं ये पिवट पॉइंट मानूंगा, एक बार मैं ये पिवट पॉइंट मानूंगा, उसके बाद एडजस्टमेंट करूंगा इस पे। मेरी बात समझ रहे हो? अब क्वेश्चन से समझो, ये क्वेश्चन पूछा गया था टेलीग्राम पे, बहुत पुराना पूछा गया था और ये संभाल के रख लिया था मैंने, तभी जब मैं आप लोगों को एमपीजी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं, समझाते हैं आपको सारी चीजें। देखो बहुत ध्यान से समझना है और बिल्कुल शांत मन से समझना है, ठीक है। देखो जिनको लगता है कि बस इतनी एमपीजी बहुत है वो बंद कर दें, और जिनको लगता है कि यार नहीं अभी मेरे को और समझना है और मेरे को एप्लीकेशन तभी आएंगी जब मैं थोड़ा अच्छे से समझूंगा, वो कंटिन्यू रखें, ठीक है। और जो बंद करने वाले हैं वो भी एक काम करें, पहले शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ा रहा हूं मैं, तो प्लीज अगर हो सके तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अब देखो क्वेश्चन क्या है, BZ रेशियो ZC, मतलब अगर BZ 2 है तो ZC 1 है, ये 1 है। अब ये क्या कह रहा है, अगर ये मेरा 5 है, ये मेरा 4 है, ये 3 है, अगर ये 5 है AR, ये 4 है, ये 3 है, तो आपको बताना है कि x, मतलब आपको एक्चुअल में AX अपॉन X भी निकालना है। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं इसको 2 डायग्राम में तोड़ के भी बता सकता हूं, मैं आपको फिर क्लब करके दिखा सकता हूं, और मैं इसको इसी में भी बता सकता हूं। मान लीजिए आपने सबसे पहले S को लेट, अभी पिक्चर में सिर्फ S है, फर्स्ट आपने क्या करा, S पिवट पॉइंट है सिर्फ, मैंने इसको देखा, मैं भूल गया इसको, ये मेरे को दिख गया, मतलब मैंने R को भूल गया, मैं ये देखा ये 9 है, ये 3 है, ठीक है। आपने देखा ये 9 है, ये 3 है, तो यहां पे मेरा 9 मास आ जाएगा। और देखो मैं इसको पूरे वाले से रेड से करूंगा, दूसरे वाले को ग्रीन से करूंगा, और क्लब करके फिर एक और कलर ले लेंगे, ठीक है। अब मैंने देखा यहां से 9 आ गया मास, ठीक है ना, क्योंकि OS
ओ सॉरी ए एस मेरा, और अगर एस जेड अगर 9:3 है, तो जो मास आएगा इसका उल्टा आएगा, मतलब जेड पे मास आपका आ जाएगा 9 और ए पे मास मेरा आ जाएगा 3। आपने ये कर दिया 3। चलिए ओके, अब देखिए देखिए अब यहां पे क्या है, अब ये अगर मेरा 9 आ रहा है जेड पे और इनका 1 और 2, मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए, 1 + 2 का सम, 2 यूनिट का सम 9 आना चाहिए। तो मतलब 3 यूनिट का सम अगर 9 आएगा तो 1 यूनिट 3 के इक्वल, तो अगर 1 की वैल्यू यहां पे 3 रहेगी तो 2 की वैल्यू यहां पे 6 रहेगी, तभी यहां पे 9 आएगा। इतना समझ रहे हो? और अगर ये 6 है ये 3 है तो जेड पे मेरा मास कितना आएगा, 9। क्लियर है? इतना समझ गए? इतना लिख दिया मैंने। अब मैं इसी में ये वाला मैं एक ही डायग्राम से बता देता हूँ, दूसरे वाला 2 से बता दूंगा, दोनों तरीके से बता देंगे। मेरे माइंड में आया था कि एक से बताऊं, फिर मैंने सोचा 2 से, मैंने सोचा अब चलो दोनों से बता देता हूँ। ठीक है, दोनों से बता देता है। अब देखो दूसरे वाले केस में, अब मैंने क्या करा, सेकंड केस मैंने क्या किया, मैंने आर को मान लिया पिवट। अब जब मैंने आर को पिवट माना तो ये मेरा 5 है इतना, और ये मेरा पूरा कितना है, 4 और 3 7 है। तो ये अगर मेरा देखो आर एस, अब देखो आर जेड अगर आपका और आर ए, अगर आर जेड 7 है और ये 5 है, तो यहां पे 3 की जगह 7 आना चाहिए, मतलब यहां पे मल्टीपल कर दूं तो ये 7 आ गया, मतलब इंटू 7। अभी क्लब नहीं कर रहा, चलो ये गोले में 7 लिख दिया और यहां पे मैंने 5 कर दिया। तो अगर ये 5 कर दिया, अब देखो अब ये 45 हो गया, तो अगर ये 5 करूंगा तो ये भी मेरा कितना आएगा यार, यहां पे भी मेरे को 5 से करना पड़ेगा 30। और अगर मैंने इसको, हाँ ग्रीन से चलो चल रहा है, और यहाँ पे मैंने 5 से किया तो 15। तो अब देखो अब मेरा बैलेंस चलता हुआ चलेगा, ये 15 और ये आपका 21 और ये आपका 30 और 21, यहाँ पे आपका 51। जरूरत थी नहीं वैसे। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका 15 आ गया। अब देखो ये मेरा 15 है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे करके लेके गया, ये मेरा 15 आ गया, मतलब मेरा एज एक्स, अब आंसर निकल गया। देखो ए एक्स मेरा 15 है और एक्स भी मेरा 21 है, एक्स भी 21। तो यही तो बोल रहा था। अब इसको काट दो, कैसे काटोगे, 3 5 सा 3 7 सा, तो 5:7 आंसर था। बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है ये, एमपीजी के अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें 2 पिवट का केस फंस जाता है। तो वो चीज मैंने सोचा कि मैं बता देता हूं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं और इस वाले क्वेश्चन को 2 डायग्राम में तोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो पहले मैं 2 ट्रायंगल बना लेता हूं जल्दी से, फटाफट छोटे छोटे। देखो अब क्या है, क्वेश्चन भी आपके सामने ही है, क्वेश्चन पढ़ लो इतने, और कोई दिक्कत नहीं है, इतने 1 सेकंड में हो जाएगा। प्रॉब्लम है ये सीधा सीधा विकिपीडिया से उठाई हुई प्रॉब्लम है, और ताकि आपको एक ऐसी चीज कराई जाए जो मैं एक क्वेश्चन तो पहले करा चुका हूँ। ठीक है, इसमें मैं 2 डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको पूरा प्रॉपर क्लब करके समझाऊं। देखो अब क्वेश्चन समझ लो यार, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है भाई ट्रायंगल है मेरे सामने, एक गिवन है, ठीक है ना, और पॉइंट डी एंड ई आर ऑन साइड बी सी एंड सी ए, डी इधर है और ई इधर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रिस्पेक्टिवली। एंड पॉइंट एफ एंड जी भी दे रखा है, इस तरीके से है, कोई बात नहीं। बिटवीन एफ एंड बी, ये भी ठीक है। बी इंटरसेक्ट सी एफ, अच्छा ठीक है, एट O1, ये आपको वैल्यू यहां तक। अब यहां से शुरू करते हैं। इफ एफ जी अगर 1 है, ए ई का है, ए ई 2 है, ए एफ भी 2 है, और डी बी भी 2 है, और डी सी भी 2 है, ये सब 2 है। और बीजी कितना है, और बीजी आपका 3 दे रखा है, और सीई आपका 3 दे रखा है। देखो ये अच्छे हाई लेवल का क्वेश्चन है, मतलब इसको मैं आराम से मतलब 4 स्टार 5 स्टार कह सकता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। तो अब देखो एक एक करके चलेंगे इसको। अब मैं करने को यहीं पे स्टेबल कर सकता था इसको, लेकिन आपको, और मैंने बोला था ना कि इस तरीके से, मान लो मैंने इसको पहले सिर्फ, देखो इसमें भी मेरे 2 पिवट फंसेंगे, और इसका एक लेवल अब इसलिए भी है, उसमें सिर्फ सीवियन को टेक केयर करना था। इसमें आप देख रहे हो, अगर मैं अभी मैं समझाता हूं। देखो दूसरे वाले में मैंने फर्स्ट केस, देखो मैं इसको पहले ड्रॉ कर देता हूं। मैंने देखो दो डायग्राम बना रहा हूं। एक वाले में मैंने सीधा
O1 को ले लिया सिर्फ, ठीक है, आपने क्या करा, O1 को ले लिया, ये F है, और यहाँ पे सिर्फ O1 ले लिया। तो यार ये तो सिंपल सिंपल मेरा 2CVN वाला केस है, 2CVN वाला केस है। लेकिन अगर मैं अगला ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो अगला ड्रॉ कर रही हूँ, तो उसमें क्या आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ट्रांसवर्सल है और एक सीवीएन है। तो ये वो वाला केस हो गया स्प्लिटिंग ऑफ मास का, मतलब कि यहां पे मेरा मास स्प्लिट होगा, यहां पे मेरा मास स्प्लिट होगा, समझ रहे हो मेरी बात, बी पॉइंट पे। तो ये इसलिए भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो कि आप, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें और कंसेप्ट यूज हुए हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे O2 है, ठीक है, चलो अब मैं समझाता हूँ एक एक करके। देखो यहाँ पे 3 है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, AF अगर 2 है तो उस तरफ आपका 4 है, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4, देखो ना, FG1 है और ये 3 है, तो टोटल 4 हो गया, 4 लिख दिया। अब चलो शुरू करते हैं, कैसे शुरू करेंगे, अब मैं इसको समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे 3 है तो A पे 3 आना चाहिए, और अगर ये 4 है तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो मतलब कि यहाँ पे मेरा एक्चुअल में 3 और 4 मतलब 12 आना चाहिए ना एलसीएम। देखो यार यहाँ से मेरा 3 आ रहा है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ से मेरा 4, तो मतलब A पे मेरा 2 आ गया, A से ही शुरू करा क्योंकि A मेरा खाली पड़ा था इस टाइम पे। अगर कहीं पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, सबसे खाली वाले पॉइंट से आप शुरू कर दिया करो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से मेरा 12 और 2 से मेरा 8 आ गया, यहाँ से 2 से मेरा 8 आ गया, और अगर ये मेरा 4 की वैल्यू 12 दिखा रहा है तो 2 मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई है, तो अगर 2 की वैल्यू बोलूंगा तो 6 आएगा। अब अगर देखो 12 और ये यहाँ पे मेरा 20 आ गया, 12 और ये 20, तो आपने यहाँ पे देखा कि मेरा किस किस का रेशियो आ रहा है। अगर ये मेरा यहाँ पे 6, अगर ये 6 है तो ये 20 है, मतलब इसको और काट सकते हो आप, ये 3 और 10 का रेशियो था। अभी तक मैंने इतना देखा कि OE 3 है और OB मेरा 10 है। अब मैं अगले केस में आ गया, मैंने इसको पूरा, ये मेरा पूरा का पूरा मैंने स्टेबल कर दिया। अब दूसरा देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 3 है, ये 2 है, ये 2 और 3 है, मतलब ये 3 है क्योंकि ये मेरा ये G था और ये D था, क्योंकि देखो ना 2 + 1 3, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे आपका ये 2 और 2 मतलब 1 1 का रेशियो है। चाहे इसको भी आप 3 3 मतलब कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से खाली कहाँ पर है, ये खाली है A, तो यहाँ से 3 और मतलब C से 3 और GB से 3, तो सीधा 3, इसको मैं अलग कलर से करता हूँ, इसको अलग कलर से करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बैठे। अगर यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है, तो अगर 3 की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी यार, 2 की वैल्यू 2। अगर 1 की वैल्यू यहाँ से 2 आ रही है तो इधर मतलब क्योंकि BD आपका 1 था, तो यहाँ से देखो एक चीज याद रखो, यहाँ पे स्प्लिटिंग होनी है, तो यहाँ पे भी 2, तो ये जो मेरा 2 है वो यहाँ पे चला गया, मास मेरा यहाँ पे चला गया। और अगर मैं यहाँ पे 3 कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मेरा 3 आ रहा है तो यहाँ पे चला गया, तो B पे टोटल मास कितना आ गया, 5। B पे टोटल मास कितना आ गया, 5। और यहां पे आप देखो, यहां पे कितना आएगा, 2 + 3, यहां पे भी 5, तो ये एक्चुअल में 5:5 आना था। अब आप देखो, अब अगर मैं बोलूं, अगर मैं EB की देखूं, BE को देखूं, यार एक तरफ तो मतलब ये सेकंड डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम है, एक डायग्राम में मेरा BE 13 आ रहा है, एक डायग्राम में मेरा BE 5 + 5 10 आ रहा है, तो मैं पूरा एलसीएम ले लूं। एलसीएम क्या आएगा, आप ले लो सीधा 130 ले लो, या कुछ भी, मतलब आपको जैसा मन करे वैसे करना। अब देखो इस पूरे को 13 वाले को 130 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 और 100, तो ये 30 आ गया, ये 100 आ गया। सिमिलरली आप अगर इसको 10 वाले को इससे करना चाहते हो, 130 बनाना चाहते हो, 10 वाले को 13 से करना पड़ेगा ना, तो ये 13 से करोगे तो ये 65 और ये 65, 5 की जगह 65 लिख दूं। अब अगर 65, अब पूछो क्या पूछा है, जो मर्जी पूछ लो, हम निकाल देंगे भाई, कैसे निकाल देंगे देख लो आप, कैसे निकालोगे आप, बड़े आराम से निकाल लोगे आप। अब इसने बोला है O1 O2 निकालता हूं, और B, देखो B तो मुझे पता है 130 है, मैंने अभी 130 कर दिया। O1 O2 क्या होगा यार, O1 O2 मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखो अगर आप पूरा देखते हो E से O2 तक तो 65 है, और 6 मतलब अगर मैं यहां से यहां तक देख रहा हूं, मैंने 65 निकाला और यहां से यहां तक का मेरा 30 था, तो बचा हुआ 35 हो गया ना, खत्म। तो 35/130 आपका आंसर होना चाहिए था। इसको और काट दो तो 5 7 जा, 5 2 जा और 5 6 जा, तो 7/26 आपका आंसर हो गया। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 बार देखो, समझो ध्यान से, और आपका लेवल इतना बढ़िया कर देगा।
मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो एप्लीकेशन बेस्ड क्लास होगी, बहुत एक्सपर्ट लेवल पे जाएगी वो, और मतलब अच्छा रहेगा उसका। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप हर जगह शेयर कीजिए, और आपको लगता है ना कि अगर इस क्लास से आपकी हेल्प हुई है तभी शेयर कीजिए, वरना कोई बात नहीं यार, मैं समझ लूंगा कि मेरी मेहनत वेस्ट चली गई। बट अगर आप लोगों को लगता है तो ठीक है। अब होमवर्क की बात आती है, होमवर्क मैं इसमें दूंगा। पहला होमवर्क ये है, स्क्रीनशॉट ले लो, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको करना है मास पॉइंट ज्योमेट्री से ही करना है। ठीक है, और आप आंसर लिखना और बोल देना कि यस मास पॉइंट ज्योमेट्री से हुआ है, और अदरवाइज नहीं हुआ तो आंसर देना और नो कर देना। अगर नहीं भी हुआ ना तो बोल देना सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इंटरेक्ट करो, मैं बोल रहा हूं अगर चाहे 50 लोग देख रहे हो लेकिन सबके सब इंटरेक्ट करो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों से मेरे को इंटरेक्ट करके पता चलेगा ना क्या चीजें और चाहिए क्या नहीं चाहिए। और बाकी हम तो खैर इस टाइम पे सप्लाई वो वाला केस चल रहा है कि सप्लाई ज्यादा हो रही है डिमांड से, लेकिन कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री ढंग से समझ में आ गई तो इस रीडल का भी आंसर देना, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, तो फिलहाल ये वाला पार्ट आपका खत्म कर रहा हूं मैं इसमें आपका वो इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छे हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे। ये आपका बेसिक प्लस मॉडरेट, आप लास्ट में जाते जाते आपका एडवांस भी चला गया था, और आगे जो क्वेश्चन आपकी अगली क्लास आएगी वो प्योर एप्लीकेशन पे रहेगी। ठीक है, अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो सब्सक्राइब, शेयर, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, फेसबुक ग्रुप पे जुड़िए। वहां से आप लोग टॉपिक ऑन डिमांड की मतलब टॉपिक की डिमांड भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, और क्विज वगैरह भी होती है। और ये ईमेल आईडी है, ये गलती से दूसरी वाली ईमेल आईडी देनी थी, यही दे दी, चलो एक और लिख लो, verbalmath@gmail.com, जो हमारे चैनल का नाम है, उसके बाद @gmail.com सीधा। एक्चुअल में क्या है, इस पे भेजोगे तो मैं जल्दी रिप्लाई करूंगा, अगर पर्सनल पे भेजोगे तो उस पर पहले ही बहुत सारी आई रहती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिलहाल इतना ही, गुड बाय।